आज 23 हिंदी अध्याय 221। अरे हम कहाँ नहीं लड़ सकते। जैसे ही झोंग लिन की आकृति प्रवाहित बादल पर्वत से नीचे उतरी, उसका रूप बदल गया और उसकी जगह एक अजनबी की आकृति प्रकट हो गई। उसने अपने बगल के पूल में अपने वर्तमान चेहरे पर नजर डाली। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी और फिर वह पर्पल क्लाउड सिटी में चला गया। सड़कों पर भटकने के बाद झोंग लिन ने देखा कि आसमान में अंधेरा छाने वाला है। भीड़ का पीछा करते हुए वह पर्पल क्लाउड सिटी से निकलकर घने जंगल में एक सुनसान जगह पर पहुंच गया और तेजी से उस गुफा की ओर बढ़ गया जहां ट्रांसमिशन एयर स्थित था। लोकसिंह द्वीप पर पहुंचे उसे लगभग 1 साल हो गया था। कई कारणों से वापस जाने का समय आ गया था। पहला, आगे के काम निपटाने के लिए, क्योंकि अगली बार शायद वह और भी ज्यादा समय तक गायब रह सकता था। दूसरा, यिन दाओयान और अन्य लोगों के लिए तैयार किए गए साधना संसाधनों को पहुंचाने के लिए। तीसरा, कुछ लोगों को साथ लाने के लिए। चिंतन करते हुए झोंग लिन का शरीर तेजी से जंगल में आगे बढ़ रहा था। हालांकि उसने उड़ने के लिए लाल लपटों वाले पंखों का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी उसकी गति निस्संदेह तेज थी। इसका मुख्य कारण ये था कि लाल ज्वाला पंखों का प्रकाश प्रभाव बहुत अधिक स्पष्ट था। ज्वाला पंखों की एक जोड़ी को दर्जनों मील दूर से देखा जा सकता था। कुछ ही देर में उसने दूरी पर ट्रांसमिशन एरे को छुपाने वाली गुफा को देखा और उसकी गति एक बार फिर बढ़ गई। अचानक झोंग लिन अचानक रुक गया, ध्यान से सुन रहा था। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और वह जल्दी से एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया, अपनी आभा को छुपाते हुए, जैसे कि मिराज पल ने उसे घेर लिया। टकराना। एक जोरदार आवाज के साथ पूरा बंजर पहाड़ कई बार कांप उठा। यू फैंगमू, तुम बच नहीं सकते। ये वस्तु छोड़ दो और शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। हन्फ, गाओ कियान, मैंने इसे सबसे पहले खोजा था। अगर तुम इसे चाहते हो तो देखते हैं कि तुम्हारे पास ये हुनर है या नहीं। Her family disowned her, but that didn't stop her. ब्रेनबेरीज। मौत को न्योता देना। गाओ कियान आकाश की ओर दहाड़ा, सैकड़ों मीटर आगे बढ़ा और उसके हाथ की एक लहर से तलवार क्यूई हवा में भर गई। एक विशाल खजाने वाली तलवार शून्य में कंपन करती हुई सीधे गाओ कियान पर वार करने लगी। हम्फ, यू फैंगमू ने निडर होकर अपनी हथेली उठाए। उसकी पांचों उंगलियां हवा में पकड़ने की मुद्रा में थीं। एक सुनहरा विशाल पंजा तुरंत बाहर निकला, तलवार क्यूई को पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और आकाश में बिखर गए। झोंग लिन ने सावधानी से बाहर झांका। वह अपने सामने के दृश्य को देखने के लिए उत्सुक था। कुछ ही दूरी पर हवा में तैरते हुए दो युवक खड़े थे, जिनके बीच हुई लड़ाई से ऊर्जा की लहरें उत्पन्न हुई थीं। उनमें से एक ने किंगी पहना हुआ था, उसके हाथ में खजाने वाली तलवार थी। उसकी अभिव्यक्ति कठोर थी, तलवार क्यूई आकाश की ओर उठ रही थी। दूसरे ने काला कवच पहना हुआ था, उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें जानवरों जैसी थीं, जो भय से भरी हुई थीं। झोंग लिन के चेहरे पर उदासी छा गई जब उसे एहसास हुआ कि दोनों हवाई व्यक्ति पारलौकिक क्षेत्र में थे। वे आत्मा सागर क्षेत्र में थे या आत्मा भ्रूण क्षेत्र में, ये पता नहीं था। परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे आत्मा सागर क्षेत्र में हैं, लेकिन छिपी हुई ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता था। सबसे अहम मुद्दा यह था कि उनका युद्ध क्षेत्र उस गुफा से कुछ ही मील की दूरी पर था जहां ट्रांसमिशन एरे स्थित था। कोई भी चूक गुफा और उसके साथ एरे को भी नष्ट कर सकती थी। अरे कैसी स्थिति है। झोंग लिन क्रोधित था, ये सोचकर कि लड़ने के लिए अनगिनत जगहें हैं, फिर भी उन्होंने इस उजाड़ पहाड़ को चुना, मानो मुसीबत के लिए भूखे हों। जैसे ही वह विचार कर रहा था, काले कवच से सुसज्जित यू फैंगमू तलवार क्यूई को कुचलने के बाद गति के साथ आगे बढ़ते हुए बादल की तरह बह रहा था। टकराना। यू फैंगमू ने अपनी हथेली उठाई और 10 मीटर आगे एक निर्वात बना। एक पारभासी विशाल हाथ एक शक्तिशाली आभा के साथ मंडराता हुआ गाओ कियान की ओर उतर रहा था। गाओ कियान ने यू फैंगमू को देखा, जो उसकी पुतलियों में विशाल हाथ का प्रतिबिंब था। उसकी शक्तिशाली ताकत पहाड़ों के गिरने के समान थी, जिससे असहायता की भावना पैदा हो रही थी। भयानक हथेली के बावजूद गाओ कियान की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, क्योंकि वह तेजी से चकमा दे रहा था। एक प्रेत की तरह पल भर में सैकड़ों मीटर दूर चला गया। गड़गड़ाहट। एक जोरदार धमाके के साथ विशाल ताड़ का पेड़ दूर एक पहाड़ी से टकराया और उसे तुरंत चकनाचूर कर दिया। जब धूल जम गई तो कोई शिखर नहीं बचा, बस मलबा रह गया। गुरुजी, क्या ये दोनों मार्शल कलाकार आत्मा सागर क्षेत्र या आत्मा भ्रूण क्षेत्र के हैं? आराम करो, उन्होंने अपनी ताकत नहीं छिपाई है। वे दोनों स्पिरिट्सी रियल मार्शल आर्टिस्ट हैं। क्या तुम हस्तक्षेप करना चाहते हो? चेन जिया ने वही कहा जो झोंग लिन सोच रहा था।
गंभीर भाव से झोंग लिन ने कहा, उनका युद्ध क्षेत्र ट्रांसमिशन एरे के बहुत करीब है, मैं जोखिम नहीं उठा सकता। यदि शर्त हार गई और ट्रांसमिशन एरे नष्ट हो गया तो जुवानगुई महाद्वीप पर वापस लौटना असंभव होगा। चेन जिया ने एक बार उससे कहा था कि जुवानदान राज्य में भी समुद्र पार करना असंभव है। इससे पहले जुवानदान राज्य की साधना के बावजूद वह समुद्र में लगभग मर ही गया था। मार्शल कलाकार जितना अधिक साधना करते हैं उतना ही अधिक समय लगता है, यहाँ तक कि जुआनदान को प्राप्त करने में भी 1000 वर्ष से अधिक समय लगता है। आगे क्या होगा इसका उल्लेख करना अनावश्यक है। झोंग लिन अंततः जुवानगुई महाद्वीप तक नहीं पहुंचना चाहता था, जहां उसे अपने सभी परिचितों की मृत्यु का पता चले। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? झोंग लिन ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी नजरें दूर आकाश में दो आकृतियों पर टिकी रहीं। कुछ ही क्षणों बाद झोंग लिन ने अपनी चाल चली। अब समय आ गया है। उसने कदम बढ़ाया, आध्यात्मिक उद्गम उसकी पीठ के मध्याह्न रेखाओं से होकर गुजरा और एक धमाके के साथ बड़े लालज्वाला पंख फैल गए, जिससे उसका आकार तुरंत आकाश में चला गया। वहां कौन है? लानत है! हवा में चल रही भीषण लड़ाई के बीच यू फैंगमू और गाओ कियान झोंग लिन के अचानक प्रकट होने से चौंक गए। सूर्यास्त तलवार स्लैश। एक आध्यात्मिक कलाकृति को पकड़े हुए एक लाल सुनहरी रोशनी एक चमकदार सुनहरे प्रभामंडल में छेद कर अचानक फूट पड़ी। तलवार की मंशा ने कहर बरपाया, एक चरम रेखा बन गई जो क्रोध से भर गई। एक गहन तलवार की चमक एक किरण में संघनित हो गई। सूर्यास्त की आभा एक बिंदु में परिवर्तित हो गई जो अंतहीन हत्या के इरादे से भरी हुई थी, स्वर्ग को भेद रही थी और यू फैंगमू की पीठ पर निर्दयता से वार कर रही थी। तलवार का इरादा नहीं, यू फैंगमू जो छिपकर किए गए हमले के लिए तैयार नहीं था, उसने भयानक तलवार की मंशा महसूस की। आसन मृत्यु की भावना ने उसे जकड़ लिया, उसकी निगाहें अत्यधिक भय से भर गईं। शिंग। तलवार की रोशनी चमक उठी जो यू फैंगमू की पीठ में सीधे घुसते ही और तेज होती गई। काले कवच ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। एक कर्कश ध्वनि के साथ यू फैंगमू के माथे से नीचे की ओर एक दरार खुल गई, जिससे वह दो भागों में विभाजित हो गया और आकाश से नीचे गिर गया। एक चाल के साथ झोंग लिन ने लाश को अपने भंडारण कंगन में इकट्ठा किया, उसमें से स्थानिक उपकरण खींच लिया, जिससे हवा में बिखरने के लिए केवल खून का निशान रह गया। पूरी प्रक्रिया धीमी लग रही थी, लेकिन अभी कुछ ही सांसें गुजरी थीं। झोंग लिन के प्रहार से लेकर यू फैंगमू की मृत्यु तक, फिर शरीर को स्टोरेज ब्रेसलेट में संग्रहित करने तक, उसकी क्रियाएं सुचारू और कुशल थीं। बेशक यह आसानी आध्यात्मिक कलाकृति, तलवार इरादे और स्वर्गीय स्तर मार्शल आर्ट के संयुक्त प्रभाव के कारण थी, और एक चुपके हमले का लाभ उठाते हुए, ये देखते हुए कि यू फैंगमू एक आत्मा सागर क्षेत्र मार्शल कलाकार था और झोंग लिन एक पूरे प्रमुख क्षेत्र से अलग था। दूर से गाओ कियान ने झोंग लिन को भयभीत होकर देखा और बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के भागने के लिए मुड़ गया। भागने की कोशिश कर रहे हो? झोंग लिन के पीछे के पंख फड़फड़ाने लगे क्योंकि उसकी आकृति तेजी से बाहर निकलकर गाओ कियान का पीछा कर रही थी। ट्रांसमिशन एरे बहुत महत्वपूर्ण था और झोंग लिन जरा सी भी दुर्घटना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चूंकि उसने एक को मार डाला था, इसलिए दूसरे को भागने नहीं दिया जा सकता था। उसका शरीर थोड़ा कांप उठा और अजगरों और बाघों की चीख जैसी जोरदार दहाड़ निकली। इस बहरा कर देने वाली आवाज के बीच उसका शरीर थोड़ा झुक गया, उसका कंधा अचानक हिल गया और वह आगे बढ़ा। इस कदम के साथ झोंग लिन के शरीर के चारों ओर के सहज एक्यूपॉइंट्स टिमटिमा गए और फट गए, और उसके शरीर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके गाओ कियान पर हमला कर दिया। इस समय झोंग लिन ने पहले ही चौथी परत तक ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर की साधना कर ली थी। अपने भौतिक शरीर पर भरोसा करके उसके पास 80,000 पाउंड की विशुद्ध शक्ति थी और उसकी रक्षा अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। प्रभाव उत्पन्न हुआ नहीं। गड़गड़ाहट, हिंसक टक्कर की आवाज के बीच दोनों के बीच टक्कर के बिंदु से एक पारदर्शी लहर फैलती देखी जा सकती थी, जो तुरंत एक अज्ञात दूरी तक प्रभाव डालती थी। शून्य में दो मूल तरंगे गतिरोध में आ गईं। शून्य ऊर्जा और स्वर्ग और पृथ्वी सारक्यूई इस टकराव में हिंसक रूप से भड़क उठे, बिना रुके अनियंत्रित रूप से दौड़ते रहे। गाओ कियान ने एक दयनीय चीख निकाली। उसे पता नहीं था कि उस समय उसकी कितनी मांसपेशियां और हड्डियां कुचल गई थीं। उसका पूरा अस्तित्व सड़े हुए मांस के ढेर की तरह आसमान से नीचे गिर रहा था। चीख! झोंग लिन, जो फिर से वार करने वाला था, उसने तलवार के म्यान से बाहर निकलने की आवाज सुनी। तलवार की धुंधली रोशनी का एक टुकड़ा अचानक चमक में फूट पड़ा। भिन 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 भिन।
तलवार की गुनगुनाहट की धीमी ध्वनि के बीच तलवार की रोशनी चांदनी की तरह बह रही थी, जो चारों ओर घूमती हवा को चीरती हुई लंबी तलवार के प्रकट होने के साथ ही फैल रही थी। तलवार की रोशनी गायब हो गई, ऐसा प्रतीत हुआ कि यह एक ही वार था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे हजारों तलवारें एक साथ चलाई गई हों। खून से लथपथ जमीन पर गाओ कियान ने अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार किया। क्या शानदार तलवारबाजी है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि तुम मुझसे मिले, सनसेट स्वॉर्ड स्लैश। जैसे ही आध्यात्मिक उद्गम गर्जना के साथ प्रस्फुटित हुआ, उसके हाथ में आध्यात्मिक तलवार सीधे ऊपर उठी, एक तलवार जो डूबते सूर्य के समान महान थी, आकाश को चीरती हुई और हवा को चीरती हुई दर्जनों गज ऊपर उठी। टुकड़ा। तलवार की झनकार की ध्वनि से आकाश में एक दरार दिखाई देने लगी और वायुधाराएं अचानक विभाजित हो गईं। एक तीखी आवाज के साथ गाओ कियान की तलवार क्यूई सीधे चकनाचूर हो गई। तलवार ने अपना हमला जारी रखा, उसकी भयभीत आंखों के बीच उसके सिर की ओर बढ़ गई। तलवार, इरादा। गाओ कियान ने अविश्वास से झोंग लिन को देखा और ये दो शब्द बोलते हुए उसकी सांस पूरी तरह से गायब हो गई। गाओ कियान को मृत देखकर झोंग लिन ने लापरवाही से उसका मास स्टोरेज ब्रेसलेट में फेंक दिया और उस पर लगे स्थानिक उपकरण भी छीन लिए। कोई आ रहा है, चलो चले। चेन जिया की आवाज अचानक सुनाई दी। दूरी पर स्थित ट्रांसमिशन एरे को छुपाने वाली गुफा की ओर देखते हुए झोंगलिन ने भौहें चढ़ाई, अपने पीछे लाल लपटों के पंख फैलाए और तेजी से विपरीत दिशा में चला गया। झोंगलिन के जाने के कुछ ही क्षण बाद घटनास्थल पर कई आकृतियां प्रकट हुईं। यहाँ कौन लड़ा? पहले ही भाग गए। तलवार का इरादा, ये वास्तव में तलवार का इरादा है। युद्ध से चारों ओर हुई क्षति को देखते हुए ये केवल आत्मा सागर क्षेत्र के बारे में है। आत्मा सागर क्षेत्र में तलवार की मंशा को समझने में सक्षम है। ये कैसे संभव है? रात के आकाश के नीचे तीनों चुप थे, उनकी आंखें संदेह और आश्चर्य से भरी थीं। कई घंटों तक उड़ान भरने के बाद झोंगलिन अंततः हवा से नीचे उतरा और एक निर्जन बंजर पहाड़ पर उतरा। निश्चिंत रहें, किसी ने आपका पीछा नहीं किया। चेन जिया की आवाज आत्मा पोषण रिंग से आए। तभी झोंगलिन ने राहत की सांस ली और थककर एक नीले पत्थर पर गिर पड़ा। बहुत रोमांचकारी। वह अपने स्तर से आगे निकल गया था और लगातार दो स्पिरिट सीरियल मार्शल कलाकारों को मार डाला था और उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में एक नायक की क्षमता रखता है। वाह! चेन जिया की आकृति आत्मा पोषण रिंग से उभरी, उसकी आंखें झोंगलिन पर कसकर टिकी हुई थीं। मास्टर, आप क्या करने जा रहे हैं? झोंगलिन, क्या तुमने तलवार की मंशा को समझ लिया? हाँ, तुम्हें तलवार की मंशा का एहसास कब हुआ? क्या यह इतना कठिन है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झोंगलिन को देखते हुए चेन जिया के चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव आ गया। क्या यह मुश्किल था? क्या आप था शब्द हटा नहीं सकते? ये सिर्फ मुश्किल ही नहीं, बेहद मुश्किल था। जब वह जीवित थे तब वे जुबानदान क्षेत्र के स्वामी थे और तलवार की मंशा को समझ नहीं पाए थे। तो आप ही बताइए कि क्या यह मुश्किल है? चेन जिया की अभिव्यक्ति को देखकर झोंगलिन को भी एहसास हुआ कि उसके पिछले शब्द बहुत दिखावटी थे और उसने धीरे से कहा, मास्टर, मुझे भी कुछ दिन पहले आपके द्वारा सिखाई गई सूर्यास्त तलवार तकनीक सीखने के बाद इसका एहसास हुआ और फिर मैंने इसे स्वाभाविक रूप से समझ लिया। चेन जिया की आत्मा कांप उठी। सच में? बेशक ये सच है, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? चेन जिया ने अवाक होकर ऊपर देखा, उसके दिल में एक दुख की भावना उमड़ रही थी। उसे एहसास हुआ कि यह प्रतिभाओं की दुनिया थी। कुछ लोग वास्तव में एक तलवार तकनीक के माध्यम से तलवार के इरादे को समझ सकते हैं। मैं हमेशा यही सोचता था कि ज्वानदान क्षेत्र तक पहुंचने के लिए 1000 साल तक साधना करने के बाद मैं एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन अब मुझे पता चला कि एक असली प्रतिभाशाली व्यक्ति मेरे बगल में था, जबकि मैं तो बस एक स्वाभाविक मूर्ख था। तलवार का इरादा। चेन जिया अवाक था, उसका गला भर आया था। हालांकि वह केवल एक आत्मा शरीर था, उसने ऐसा महसूस किया जैसे वह तुरंत दशकों का बूढ़ा हो गया हो, उसका पूरा अस्तित्व कुछ हद तक बिखर गया हो। इस दृश्य ने झोंगलिन को बहुत चौंका दिया, जिसने जल्दी से कहा, मास्टर, ये सिर्फ तलवार का इरादा है, ये केवल तलवार मार्शल कौशल की शक्ति को बढ़ाता है, इतना उपद्रव क्यों? इसके साथ ही उन्होंने शीघ्रता से आध्यात्मिक उत्पत्ति को आत्मा पोषण रिंग में प्रवाहित किया, जिससे चेन जिया की आत्मा शरीर स्थिर हो गई। चेन जिया ने अपना सिर हिलाया, कसम खाते हुए, तुम्हें क्या पता, एक तलवारबाज के लिए तलवारबाजी का होना और न होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं।
तुमने गाओ कियान के साथ पिछली लड़ाई में भी इसे महसूस किया था। जब तुमने सूर्यास्त तलवार तकनीक के साथ तलवारबाजी का इस्तेमाल किया था तो तुमने आसानी से उसकी तलवार क्यूई को भेद दिया था। यही तलवारबाजी है। सिर्फ तलवारबाजी को समझने वाले तलवारबाज ही सच्चे तलवारबाज हैं, बाकी तो बस तलवार थामे योद्धा हैं जिनके लिए तलवार महज एक औजार है। क्या तलवार सिर्फ एक उपकरण नहीं है? झोंग लिन ने कहा। चेन जिया ने झोंग लिन को तीखी नजरों से देखा। इसीलिए मैं हैरान हूं, तुम्हारे जैसा व्यक्ति तलवार की मंशा को कैसे समझ सका। मैंने 10 साल की उम्र में तलवारबाजी सीखना शुरू किया, 20 साल की उम्र में तलवार की विभिन्न चालों में महारत हासिल की, लोहे की तलवार से जुवान गुई महाद्वीप पर चढ़ाई की, और 1000 साल की साधना के बाद भी सर्वोच्च तलवार दाव को नहीं समझ सका। सचमुच अनुचित। मास्टर, इसे देखो। झोंग लिन के मुंह पर मुस्कान आ गई जब उसने शून्य में मुक्का मारा। किसी भी आध्यात्मिक स्रोत का उपयोग किए बिना केवल एक आकस्मिक प्रहार से उसने आसानी से हवा को कंपनित कर दिया। एक अजेय इरादा मुट्ठी से बाहर निकल रहा था। हे भगवान, फिस्ट इंटेंट, तुम। चेन जिया की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने झोंग लिन की ओर इशारा किया जैसे कि उसने कोई भूत देखा हो। एक क्षण बाद जब चेन जिया ने अपनी आंतरिक अशांति को शांत किया तो उन्होंने शांतिपूर्ण चर्चा पुनः शुरू की। तथाकथित तलवार आशय तलवार की अवधारणा है, एक क्षेत्र, रूप, आत्मा, भावना और सिद्धांत की एकता। इसकी उत्पत्ति का विस्तार, एक ऐसा क्षेत्र जिसका अनगिनत तलवारबाज सपना देखते हैं। कई मजबूत अभ्यासी तलवार आशय को समझे बिना जीवन भर अभ्यास करते हैं। न केवल तलवार की मंशा बल्कि तलवार की मंशा, मुट्ठी की मंशा, बंदूक की मंशा आदि। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो मार्शल कौशल को उसकी चरम सीमा तक विकसित करने से प्राप्त होते हैं, और एक बार समझ में आ जाने पर ऐसे मार्शल कौशल की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, जैसा कि आपने महसूस किया होगा। झोंग लिन ने सिर हिलाया। चेन जिया गाओ कियान के साथ पिछली लड़ाई पर चर्चा कर रही थी, न गुई महाद्वीप पर वापसी। गर्भाधान की समझ केवल युद्ध के बारे में नहीं है बल्कि भविष्य की साधना से भी संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि जुबानदान क्षेत्र और उससे ऊपर की यात्रा को पार करने के लिए व्यक्ति को गर्भाधान को समझना आवश्यक है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने जीवनकाल में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। चेन जिया ने आभरी। झोंग लिन का दिल खुशी से उछल पड़ा। गुरु, क्या इसका मतलब यह है कि तलवार के इरादे को समझकर मैंने पहले ही एक उच्च क्षेत्र में एक कदम रख दिया है? हे, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। उच्चतर क्षेत्र ऐसी चीज नहीं है जहां तुम गर्भाधान की सिर्फ सती समझ से पहुंच सकते हो। तलवार की मंशा को ही उदाहरण के तौर पर लो, तुमने अभी तक इसका सिर्फ 1% ही समझा है। क्या तलवार की मंशा के स्तर होते हैं? वास्तव में ये मेरिडियन मार्ग क्षेत्र जैसा है जहां आप एक के बाद एक मेरिडियन और EQ पॉइंट अनलॉक करते हैं। ये 10 डिग्री में विभाजित है। 10 डिग्री तक तलवार की मंशा को समझने से पूर्णता के क्षेत्र की प्राप्ति होती है। 100 साल बीत सकते हैं फिर भी तलवार की मंशा अप्रभावित रहती है। ऐसा कहा जाता है कि सप्त तारा संप्रदाय में एक तलवार परीक्षण चट्टान है जिस पर तलवार की मंशा के निशान हैं। सहस्राब्दियों बाद भी यह अभी भी एक भयानक तलवार की मंशा प्रकट करती है। अपर्याप्त साधना वाला कोई भी व्यक्ति इसे देखकर ही मानसिक रूप से टूट जाएगा, मूर्ख बन जाएगा। झोंग लिन हौंफने लगा। ये कल्पना करना मुश्किल हो रहा था कि चेन जिया ने जिस तलवार के इरादे का उल्लेख किया था वह वही था जो उसने समझा था। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी आध्यात्मिक स्रोत का उपयोग किए तलवार की मंशा को महान पूर्णता तक समझ सकता है तो वह केवल एक विचार से शून्य को चीर सकता है। एक तलवारबाज जिसने तलवार की मंशा को नहीं समझा है उसके पास अपने सामने तलवार खींचने का साहस भी नहीं होगा। चेन जिया का चेहरा बोलते समय लालसा से भरा हुआ था। गुरुजी, तलवार की नीयत कैसे सुधारी जा सकती है? चेन जिया ने चिढ़कर जवाब दिया, अगर मुझे ये पता होता तो मैं बहुत पहले ही तलवार की मंशा को समझ चुका होता और आपके साथ शब्दों को बर्बाद नहीं करता। झोंग लिन ने बिना कोई और पूछताछ किए अजीब तरह से अपना सिर खुजाया। चेन जिया ने आह भरी, तलवार की मंशा का विकास समझ में निहित है, केवल अत्यधिक भावना, अत्यधिक तलवार के माध्यम से। खैर, ये शब्द आपके लिए उपयुक्त नहीं है। चूंकि आप सूर्यास्त तलवार तकनीक से तलवार की मंशा को समझने में सक्षम थे, इसलिए आपको भविष्य में और अधिक तलवार युद्ध कौशल का अभ्यास करना चाहिए। इससे तलवार की मंशा के बारे में आपकी समझ बढ़ सकती है। बोलने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और उसका आत्मा शरीर आत्मा पोषण रिंग में वापस आ गया। आज रात जो झटके महसूस किए गए वे इतने भयंकर थे कि उन पर आगे चर्चा करना संभव नहीं था।
झोंग लिन ने मुंह बनाया, आत्मा पोषण रिंग में आध्यात्मिक उत्पत्ति की एक धारा डाली, फिर अपने आध्यात्मिक मूल को बहाल करने के लिए पालथी मारकर बैठ गया। तारे गिर गए और पूर्व में सुनहरा कोवा उदय हुआ। जब सूरज आसमान में ऊपर चढ़ गया तो झोंग लिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका आध्यात्मिक उद्गम पूरी तरह से ठीक हो गया था और थोड़ा सुधार भी हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वह सभी जन्मजात एक्यूपॉइंट्स को आध्यात्मिक उद्गम से भर सकेगा और आध्यात्मिक उद्गम के पूर्णता क्षेत्र तक पहुंच सकेगा। झोंग लिन ने गहरी सांस छोड़ते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में युद्ध साधना को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। किदन लेखक ने मुझसे झूठ नहीं बोला। अपने दाहिने हाथ के एक इशारे से 2 लाशें स्टोरेज ब्रेसलेट से बाहर फेंक दी गईं। झोंग लिन ने उनके अंतरिक्ष उपकरण भी सावधानीपूर्वक निरीक्षण के लिए खोल दिए। आत्मा पत्थर, अमृत, साधना तकनीकें। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन यह एक अप्रत्याशित सौभाग्य था। झोंग लिन के लिए सबसे आकर्षक चीज एक जेड टोकन था, जिसके एक तरफ सितारा पैटर्न बना हुआ था और दूसरी तरफ एक शिवालय था। झोंग लिन जेड टोकन के साथ खेल रहा था, उसका चेहरा भ्रम से भरा हुआ था। जेड टोकन में कुछ खास नहीं था, बस जेड पत्थर से तराशा गया था, बेहद खूबसूरत। स्पिरिचुअल ओरिजिन से जांच करने पर पता चला कि यह एक साधारण पत्थर था, लेकिन 2 स्पिरिट्सी रियल्म विशेषज्ञों के लिए इस पर लड़ने के लिए यह निश्चित रूप से कोई साधारण जेड टोकन नहीं था। जब संदेह हो तो चेन जिया से पूछें। झोंग लिन ने आत्मा पोषण अंगूठी पर दस्तक दी और पूछा, मास्टर, क्या आप इस वस्तु को पहचानते हैं? चेन जिया का आत्मा शरीर अंगूठी से बाहर आया, जेड टोकन पर नजर डाली और कहा, तो यह वह चीज है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसने 2 स्पिरिट्सी रियल मार्शल कलाकारों को इसके लिए लड़ने के लिए आकर्षित किया। मास्टर, आप ये जानते हैं? हाँ, ये 7 सितारा गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक पहचान जेड टोकन है, जो एक प्रमाण पत्र के बराबर है। इसके साथ आपके पास प्रवेश करने की योग्यता होगी। झोंग लिन ने भौहें चढ़ाईं। वह 7 सितारा गुप्त क्षेत्र के बारे में जानता था। ये बैंगनी बादल संप्रदाय के पुस्तकालय में दर्ज था और इसे पिछले जन्मों के खेलों में एक कालकोठरी के रूप में समझा जा सकता था। जहां तक इसके निर्माण का सवाल है, किताबों में इसका कोई उल्लेख नहीं था, जिससे झोंग लिन के पास केवल अटकलें ही बची थीं। गुप्त क्षेत्र को मुख्य दुनिया का एक सहायक क्षेत्र समझा जा सकता है। 7 सितारा गुप्त क्षेत्र लोकसिंह द्वीप समूह के ऊपर स्थित है, जिस पर 7 सितारा संप्रदाय का नियंत्रण है और यह हर 200 साल में केवल एक बार खुलता है। इस दौरान कई मार्शल कलाकार खजाने की खोज में यहां आते हैं। मुख्य विश्व का एक सहायक स्थान होने के कारण इसका क्षेत्र छोटा और अत्यंत नाजुक है, इसलिए इसमें प्रवेश करने वालों की संख्या और शक्ति पर कठोर नियंत्रण है। प्रत्येक प्रविष्टि में 7 सितारा संप्रदाय का हिस्सा 40% होता है, अन्य विभिन्न द्वीप 40% हिस्सा साझा करते हैं, तथा शेष 20% कुछ ढीले साधकों द्वारा टोकन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ऐसा नहीं है कि 7 सितारा संप्रदाय दयालु है, बल्कि इसलिए कि वहां भटके हुए साधकों की संख्या बहुत ज्यादा है। उन्हें कोई मौका न देने से आसानी से दंगे भड़क सकते हैं, जिन्हें दबाया तो जा सकता है, लेकिन नुकसान होगा। 20% का कोटा ज्यादा नहीं है और इन लापरवाह साधकों की युद्ध क्षमता संप्रदाय के सदस्यों के सामने नहीं टिकती। अगर उन्हें मौका भी मिले तो भी शायद उन्हें अंदर कुछ भी मूल्यवान ना मिले। उसके सामने रखा टोकन 7 सितारा गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए ढीले साधकों के लिए प्रमाण पत्र था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दोनों ने इसके लिए मौत तक लड़ाई लड़ी, लेकिन अब ये झोंग लिन के हाथों में आ गया। 7 सितारा गुप्त क्षेत्र के खुलने में अभी 3 साल बाकी हैं और वे अभी से टोकन वितरित कर रहे हैं। झोंग लिन ने आश्चर्य व्यक्त किया। सिर हिलाते हुए उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया और टोकन को अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में रख लिया। उसके दाहिने हाथ के एक झटके से दोनों लाशें धधकती लिपटों में घिर गईं और पल भर में राख में बदल गईं, हवा के साथ उड़ गईं। उसने एक उपवास की गोली निकाली और उसे निगल लिया, फिर एक चुनी हुई दिशा में तेजी से भाग गया। कुछ घंटों बाद झोंग लिन ट्रांसमिशन एरे के साथ फिर से गुफा में पहुंचा। उसने आसपास का निरीक्षण किया और फिर अंदर चला गया। आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध स्पिरिट स्टोन्स के साथ प्रतिस्थापित स्थानिक उतार चढ़ाव के साथ झोंग लिन की आकृति गायब हो गई और जुवान गुई महाद्वीप के स्थान पर पहुंच गई। जुवान गुई महाद्वीप पर ट्रांसमिशन एरे से बाहर निकलते हुए झोंग लिन का चेहरा थोड़ा बदल गया। लोकसिंह द्वीप पर रहना तो ठीक था, लेकिन जुवान गुई महाद्वीप पर वापस लौटने और स्वर्ग और पृथ्वी के पतले सार क्यूई को महसूस करने से झोंग लिन को घुटन और यहां तक कि असहजता महसूस हुई।
एक जलमग्न ड्रैगन विकसित नहीं हो सकता। हालांकि जुवानगुई महाद्वीप पूर्ण आत्मा की भूमि नहीं है, फिर भी इसका स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई अत्यंत पतला है, जो बमुश्किल ही सहज क्षेत्र को सहारा दे पाता है। इससे आगे जाना अनिवार्य रूप से असंभव है। झोंग लिन ने अपना सिर हिलाया, जिससे उसका आध्यात्मिक उद्गम सक्रिय हो गया। लाल लपटों के पंख फैल गए, जिससे वह प्रकाश की एक धारा में बदल गया और तेजी से तलवार के कड़ाई संप्रदाय की ओर उड़ चला। जुवानगुई महाद्वीप पर आध्यात्मिक मूल क्षेत्र में उनकी साधना को सबसे मजबूत माना जा सकता है, पृथ्वी स्तर की साधना तकनीक के अस्तित्व को उजागर करने की चिंता किए बिना। केवल आधे दिन में झोंग लिन अनगिनत ऊंची चोटियों को पार कर तलवार कढ़ाई संप्रदाय के ऊपर पहुंच गया। अपने पैरों के नीचे उस परिचित जगह को देखते हुए उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। वह 1 वर्ष से भी कम समय के लिए ही वहां से गए थे, लेकिन उस समय को याद करने पर उन्हें ये पूरी तरह से अपरिचित सा लगा। जाते समय वह जन्मजात क्षेत्र में था, इस चिंता में कि समुद्र में कैसे जाए, लेकिन अब वह आध्यात्मिक मूल क्षेत्र को तोड़ चुका था, एक ऐसी उपलब्धि जो जुवानगुई महाद्वीप पर सदियों से किसी ने हासिल नहीं की थी, और यहाँ तक कि 5वीं श्रेणी का रसायनज्ञ भी बन गया था। अगर वह चाहता तो अकेले ही पूरे जुवानगुई महाद्वीप को दबा सकता था। दरअसल मैंने तुमसे झूठ बोला था। झोंग लिन ने खुद को छिपाने के लिए कुछ भी नहीं किया, वह खुलेआम उस पर्वत श्रृंखला के ऊपर उड़ता रहा जहां तलवार कालड्रॉन संप्रदाय स्थित है। आग की लपटों पर सवार फीनिक्स पक्षी की तरह उन विशाल जलते पंखों को दर्जनों मील दूर से देखा जा सकता था, और नजदीक से देखने पर ऐसा लगता था जैसे किसी महान सूर्य को देख रहे हों। अतः जिस क्षण झोंग लिन प्रकट हुआ, पूरा तलवार कड़ाही संप्रदाय भयभीत हो गया, अराजकता फैल गई। कई शिष्य चिल्लाने लगे तथा तलवार चलाने की तकनीक और मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले लोगों ने अपनी गतिविधियां रोक दी। वह डिप्टी सेक्ट मास्टर झोंग है, वह वास्तव में आकाश में उड़ सकता है। मैंने देखा, डिप्टी सेक्ट मास्टर झोंग के पंख वास्तव में उगाए हैं। कैसे? ये कैसे संभव है? इतना भयानक माहौल है, मुझे घुटने टेकने की इच्छा क्यों हो रही है? शीघ्र ही संप्रदाय प्रमुख को सूचित करो। तलवार कढ़ाई संप्रदाय के सभी लोग अविश्वास से भरे चेहरे के साथ शून्य में झोंग लिन की ओर देख रहे थे। कोई व्यक्ति कैसे उड़ सकता है? और पंख भी उगेंगे? ये बहुत अविश्वसनीय है। झोंग लिन ने भीड़ में यिन दाओयान और गु योरोव को भी देखा, और अपनी आकृति को चमकाते हुए वह हवा में उनकी ओर चला गया। मास्टर, मैं वापस आ गया हूँ। हमेशा की तरह गरिमा में यिन दाओयान ने इस क्षण अपना अधिकांश गुरुत्वपूर्ण आचरण खो दिया और झोंग लिन को आश्चर्य से देखने लगा। झोंग लिन, तुम? यह यिन दाओयान की आवाज कांप उठी जब उसने झोंग लिन के पीछे लाल लपटों के पंखों की जोड़ी को देखा। झोंग लिन ने अपने कंधों को हिलाया और लाल लपटे पंख गायब हो गईं, जैसे कि यह सब सिर्फ एक भ्रम था। हुश हुश हुश। दूर से हवा के टूटने की 3 आवाजें आई, और वे संप्रदाय मास्टर यू जिंगलेई, सुप्रीम एल्डर लू मिंग और शी यूनई थे। झोंग लिन संप्रदाय गुरु को सम्मान देता है। झोंग लिन ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर सलामी दी। झोंग लिन, क्या अभी तुम ही थे? तुमने ये कैसे किया? और ये ज्वाला पंख? यू जिंगलेई के प्रश्न एक के बाद एक मशीन गन की तरह निकल रहे थे। अचानक, जैसे कुछ सोचते हुए, उसने झोंग लिन को जलती आंखों से देखा। ये हो सकता है। झोंग लिन मुस्कुराया और सिर हिलाया। हाँ, मैं आध्यात्मिक मूल क्षेत्र में पहुंच गया हूं। बोलते समय झोंग लिन ने जानबूझकर आध्यात्मिक मूल क्षेत्र के लिए अद्वितीय आभा की एक लहर जारी की, और हालांकि वह भयानक गति एक क्षणभंगुर क्षण था, इसने वहां मौजूद सभी लोगों को एक प्राचीन जानवर से डर का एहसास कराया, जिससे उनके शरीर के भीतर जन्मजात सच्ची क्यूई एक पल के लिए रुक गई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सच है, आध्यात्मिक मूल क्षेत्र वास्तविक है। यू जिंगलेई ने लगातार 3 बार गुड कहा, उसका चेहरा उसकी उत्तेजना और उल्लास को छिपाने में असमर्थ था। 1000 साल तक इस महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली मार्शल कलाकार जन्मजात क्षेत्र से ज्यादा कुछ नहीं था, और तथाकथित आध्यात्मिक मूल क्षेत्र केवल एक अज्ञात पत्रिका में ही प्रकट होता था, जिसे शायद काल्पनिक माना जाता था। यू जिंगलेई अक्सर सोचता था कि यह संप्रदाय के पूर्ववर्तियों की स्वप्न व्याख्या मात्र है, और अब ये देखकर कि यह वास्तविक था, वह अत्यंत प्रसन्न था। झोंग लिन, क्या तुम मुझे आध्यात्मिक मूल क्षेत्र की शक्ति का एहसास करा सकते हो? यू जिंगलेई कांपते हुए बोला। झोंग लिन ने मना नहीं किया और अपना सिर घुमाकर चारों ओर देखने लगा। अंततः उसकी नज़र दूर स्थित एक छोटी पहाड़ी पर केंद्रित हो गई। तलवार की उंगली का एक झटका और एक प्लेटिनम तलवार क्यूई आकाश की ओर उछली,
एक पत्थर के स्तंभ के समान चौड़ी 100 मीटर तक फैली हुई, और वह उस छोटी पहाड़ी से जोर से टकराए। गड़गड़ाहट, विस्फोट गर्जनापूर्ण हुआ और सभी की भयभीत आंखों में वह छोटी पहाड़ी सीधे तलवार क्यूई द्वारा छेदी गई। चट्टानें टूट गईं और उड़ गईं, और पृथ्वी कांप उठी जैसे कि एक भूमि ड्रैगन घूम गया हो, जैसे कि दुनिया का अंत हो गया हो। यू जिंगलेई के चेहरे पर अकल्पनीय आश्चर्य दिखाई दिया, और बाकी सभी के चेहरे पर भी यही भाव थे। वे सोच भी नहीं पा रहे थे कि झोंगलिन ने एक ही वार में एक पहाड़ी को नष्ट कर दिया था। ये भयानक शक्ति उनकी कल्पना से बिल्कुल परे थी। पहाड़ों को हिलाना और समुद्र को उलट देना, स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करना, आध्यात्मिक उत्पत्ति, यह आध्यात्मिक उत्पत्ति है। अच्छा, बहुत अच्छा। यू जिंगली उत्साह से कांप उठी और अन्य लोग भी झोंगलिन को गर्मी भरी आंखों से देखने लगे। केवल वे ही नहीं, तलवार कड़ाही संप्रदाय के शिष्य जो पहले से ही इकट्ठे हो गए थे, वे भी स्तब्ध थे। उनकी निगाहें धुंधली थीं, कुछ तो डर कर जमीन पर घुटने टेक दिए थे और झोंगलिन को पूरी प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे थे, मानो किसी अमर को देख रहे हों। सभी लोग मुख्य हॉल में लौट आए, सभी महान बुजुर्ग एकांत से बाहर आए, प्रत्येक झोंगलिन को घूर रहा था। झोंगलिन, क्या तुम सचमुच आध्यात्मिक मूल क्षेत्र में पहुंच गए? असल में क्या हुआ था? जिस साल तुम गायब हुए थे, उस दौरान तुम कहाँ गए थे? यिन दाओयान ने तुरंत पूछा। गुरुजी, जल्दी मत करो, शिष्य एक एक करके उत्तर देंगे। झोंगलिन मुस्कुराया और कहा, उस दिन चेन राज्य की राजधानी छोड़ने के बाद शिष्य अनजाने में एक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया, जहां मुझे एक प्राचीन गुरु का अवशेष मिला, और पीछे छोड़े गए अमृत और साधना तकनीक के साथ मैं आध्यात्मिक मूल क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो गया। झोंगलिन ने एक छोटा सा झूठ बोला, क्योंकि ट्रांसमिशन एरे का मामला महत्वपूर्ण था। हालांकि उसने कुछ लोगों को लोकसिंह द्वीप समूह ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने इसका व्यापक प्रचार नहीं किया। झोंगलिन की व्याख्या सुनकर अन्य लोगों के चेहरे पर ईर्ष्या की भावना प्रकट हुई, तथा उन्होंने कामना की कि काश उन्हें भी ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त होता। तथाकथित आध्यात्मिक मूल क्षेत्र, जिसे सच्चा सार क्षेत्र भी कहा जाता है, एक अधिक शक्तिशाली बल है जो सहज सच्ची क्यूई को द्रवीभूत करके बनाया जाता है, जहां आध्यात्मिक मूल की एक बूंद में समान सहज सच्ची क्यूई से 100 गुना अधिक होता है। और अभी जो ज्वालापंख है, वह एक मार्शल आर्ट तकनीक है जिसे केवल आध्यात्मिक मूल क्षेत्र में ही विकसित किया जा सकता है। तो बस यही है सच्ची क्यूई, सच्ची युआन, आध्यात्मिक उत्पत्ति। वास्तव में मार्शल आर्ट में एक रास्ता है, सुबह दाव सुनने से शाम को मौत भी आ सकती है। सचमुच हो सकती है। यिन दाओयान कांप उठा। झोंगलिन, क्या कोई अमृत बचा है जिसने तुम्हें आगे बढ़ने में मदद की? यू जिंगलेई ने उत्सुकता से पूछा। इस्तेमाल हो गया। उस अमृत की केवल 3 गोलियां बची थीं, जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करने के लिए पर्याप्त थीं। हालांकि झोंगलिन ने कोई परिवर्तन नहीं दिखाया, मानो वह कोई तथ्य बता रहा हो। ये सुनकर अन्य लोगों ने आह भरी, तथा वे झोंगलिन के अच्छे भाग्य से ईर्ष्या करने लगे। इसके बाद पूरा मुख्य हॉल मूलतः एक प्रश्न सभा में बदल गया, जिसमें अन्य लोग प्रश्न पूछ रहे थे और झोंगलिन उत्तर दे रहे थे, विशेष रूप से आध्यात्मिक मूल क्षेत्र के बारे में प्रश्न। हर कोई इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि पौराणिक आध्यात्मिक मूल क्षेत्र कैसा होता है। बेशक ये सवाल ज्यादातर संप्रदाय गुरु और उनके जैसे लोगों द्वारा पूछा जाता था, क्योंकि यह स्तर उन लोगों के लिए बहुत दूर था जो अभी तक जन्मजात क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचे थे। बातचीत के एक और दौर के बाद बुजुर्गों को भेज दिया गया, केवल संप्रदाय मास्टर यू जिंगलेई, यिन दाओयान और शी यूनई को छोड़ दिया गया। झोंगलिन, आपने मुझे रुकने के लिए संदेश भेजा है, क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं? संप्रदाय गुरु यू जिंगलेई झोंगलिन की आध्यात्मिक उत्पत्ति क्षेत्र के बारे में व्याख्या सुनने के बाद प्रेरित महसूस कर रहे थे और कुछ समय के लिए एकांत में जाने की योजना बना रहे थे। झोंगलिन मुस्कुराया और कहा, जल्दी मत करो, पहले गले को तर करने के लिए थोड़ी चाय पी लो। हालांकि तीनों लोग उलझन में थे, फिर भी वे शांत हो गए, अपने अपने चाय के कप उठाए और पीने लगे। उन्हें स्वयं इसका एहसास नहीं था, लेकिन झोंगलिन के आध्यात्मिक मूल क्षेत्र में सफलता के साथ झोंगलिन के प्रति उनका रवैया पहले से ही बदल गया था। वह अब उनकी नज़र में जूनियर नहीं था। ये भी सहज प्रवृत्ति थी, क्योंकि इस संसार में शक्ति को सम्मान दिया जाता था और कुशल लोगों का सम्मान किया जाता था। झोंगलिन की आध्यात्मिक उत्पत्ति क्षेत्र में सफलता, जिससे वह इस भूमि में सबसे शक्तिशाली बन गया, उसके शब्दों के प्रति उनके व्यवहार को और अधिक सतर्क बना दिया। दरअसल मैंने जो पहले कहा था वह झूठ था, झोंगलिन ने धीमे स्वर में कहा। पफट, खांसी खांसी।
चाय पीते हुए झोंगलिन के शब्दों ने उन तीनों को उसे उगलने पर मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि यू जिंगलेई भी अनियंत्रित रूप से खांसने लगा। उसका चेहरा कुछ लाल हो गया था, वह झोंगलिन को अविश्वास से देख रहा था। ऐसे मत देखो, ये सच है, मैंने तुमसे झूठ बोला था। नकली, गलती से कोई गुप्त क्षेत्र खोज लिया। असत्य, वरिष्ठ विशेषज्ञ के अवशेषों से प्राप्त अमृत और साधना तकनीक का उपयोग करके सफलता। असत्य, तो फिर आध्यात्मिक मूल क्षेत्र तक पहुंचना। ये सच है। झोंगलिन धीरे से खड़ा हुआ, तीनों लोगों की ओर देखा और गंभीरता से कहा, संप्रदाय गुरु, मैं आगे जो कहने जा रहा हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि मैंने आप तीनों को यहां छोड़ दिया है। एक बार यह मेरे मुंह से निकल जाने के बाद आपको किसी और को बताने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, अन्यथा तलवार कड़ाही संप्रदाय को विनाश की आपदा का सामना करना पड़ेगा। झोंगलिन की बात सुनकर तीनों चौंक गए और एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। झोंगलिन, वास्तव में क्या हुआ? यिन दाओयान ने घबराहट से पूछा। झोंगलिन ने एक पल सोचा और कहा, इस मामले को उस समय से समझाना होगा जब मैंने राजधानी शहर छोड़ा था। उस दिन झोंगलिन ने एक और कहानी गढ़ी, लेकिन ये कहानी 9 भाग सत्य और 1 भाग असत्य थी। झोंगलिन की कहानी में उसने मनगढ़ंत कहानी गढ़ी कि चेन जिया को गलती से एक बुजुर्ग के गुफा निवास के अवशेष मिल गए और फिर पीछे छोड़ी गई जानकारी से उसे ट्रांसमिशन एरे मिल गया। ट्रांसमिशन एरे का इस्तेमाल करके वह लोकसिंह द्वीप समूह गया और वहां घटी घटनाओं का वर्णन किया। चेन जिया के बारे में उस भाग को छोड़कर जिसे बताना असुविधाजनक था, बाकी सब कुछ सच था। चेन जिया को एक ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति के रूप में वर्णित करना गलत नहीं था जो पहले ही मर चुका था। आखिरकार वह अब केवल एक आत्मा था और उसका शरीर शायद बहुत पहले ही धूल में बदल चुका था। ट्रांसमिशन एरे, लोकसिंह द्वीप समूह, जुवान गुई महाद्वीप, तीनों हक्के बक्के रह गए, मानो सपना देख रहे हों। झोंगलिन ने जो कहा वह अविश्वसनीय था, उस पर यकीन करना मुश्किल था। झोंगलिन, क्या तुमने जो कहा वह सच है? क्या वास्तव में कोई ट्रांसमिशन सरणी है जो बाहरी महाद्वीपों तक ले जा सकती है? बेशक ये सच है, मेरी साधना नकली नहीं हो सकती, है ना? झोंगलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपको सचमुच वरिष्ठ विशेषज्ञों द्वारा छोड़ा गया कोई अमृत नहीं मिला? 1000 वर्षों में आध्यात्मिक मूल क्षेत्र का कोई भी मार्शल कलाकार जुवान गुई महाद्वीप पर प्रकट नहीं हुआ है, वहां कोई भी अमृत नहीं है। अगर होता भी तो 1000 वर्षों में उसकी प्रभावशीलता समाप्त हो जाती। तो अब आप सचमुच लोकसिंह द्वीप पर बैंगनी बादल संप्रदाय के एक बुजुर्ग हैं। हाँ, और अभी भी 5वीं कक्षा का कीमियागर। हाँ। शी यूनाई, जो चुप थे, अचानक उनकी आंखों में दिव्य प्रकाश की चमक आ गई और उन्होंने पूछा, वरिष्ठ भाई, क्या पाप रक्त के वंशजों के बारे में अफवाह सच है? झोंगलिन के चेहरे पर तनाव आ गया और उसने गंभीरता से कहा, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। जब मैं लोकसिंह द्वीप पर था तब मैं गुप्त रूप से जांच कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। हालांकि ये भी हो सकता है कि लोकसिंह द्वीप बहुत दूर हो और उन्हें इस मामले की ज्यादा जानकारी न हो, लेकिन इसे पूरी तरह से नकारने से बेहतर है कि इसे सच मान लिया जाए। इसीलिए मैं दूसरे बुजुर्गों को सच बताने से हिचकिचा रहा हूं। अगर यह सच होता और वे जुवान गुई महाद्वीप तक इस संदेशवाहक सरणी का अनुसरण करते तो हम। झोंगलिन के सच्चे इरादों को समझते हुए तीनों तुरंत गंभीर हो गए। ऐसी बातें बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसा उसने कहा था, उन्हें नजरअंदाज करने से बेहतर है कि उन पर यकीन कर लिया जाए। कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहेगा। झोंगलिन, आपने सही किया। ट्रांसमिशन एरे एक बड़ा मुद्दा है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। यू जिंगले संप्रदाय के नेता के रूप में, जो पूरे तलवार कढ़ाई संप्रदाय का नेतृत्व करते हैं, प्रमुख निर्णयों में सबसे अधिक अनुभव रखते हैं और झोंगलिन के निर्णय से पूरी तरह सहमत हैं। वरिष्ठ भाई, क्या हम लोकसिंह द्वीप जा सकते हैं? जैसे ही शी यूनी ने बात की, यू जिंगलेई और यिन दाओयान दोनों उत्सुकता से झोंगलिन की ओर देखने लगे। लोकसिंह द्वीप उनके लिए बेहद आकर्षक थे, चाहे वो मार्शल आर्ट का कोई मजबूत रास्ता हो या जुवान गुई महाद्वीप से अलग एक नई दुनिया, वे अंतहीन जिज्ञासा से भरे हुए थे। झोंगलिन मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हें यह इसलिए बताया क्योंकि मैं तुम्हें लोकसिंह द्वीप ले जाने की योजना बना रहा था। मैंने पहले ही बैंगनी बादल संप्रदाय में एक आधार स्थापित कर लिया है और अभी भी कुछ लोगों को अपने साथ ले जा सकता हूं। वास्तव में वे तीनों अब और शांत नहीं बैठ सके, वे खुशी से उछल पड़े और झोंगलिन को उत्साह से देखने लगे।
भाइयों को एक साथ लड़ना है, पिता और पुत्र को युद्ध में जाना है। लोकसिंह द्वीप पर मैं अकेला और कमजोर हूँ, स्वाभाविक रूप से मुझे परिवार के समर्थन की आवश्यकता है, झोंगलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। अकेले मार्शल कलाकार होना अच्छा है, लेकिन कुछ मामलों को संभालने के लिए विश्वसनीय लोगों की आवश्यकता होती है, और उसके सामने मौजूद 3 लोग सबसे अच्छा विकल्प हैं। हाँ, ये सही है। मार्शल आर्ट का मार्ग, हालांकि आत्म सुधार की मांग करता है, गठबंधन बनाकर आगे तक पहुंच सकता है, यू जिंगलेई ने ऊंची आवाज में कहा। संप्रदाय गुरु, मैं कुछ और समय तक जुवानगुई महाद्वीप पर रहने का इरादा रखता हूं। इस दौरान संप्रदाय के कई मामलों को संभालूंगा। 3 महीने की सीमा तय कीजिए, जिसके बाद हम लोकसिंह द्वीप समूह के लिए प्रस्थान करेंगे, झोंगलिन ने कहा। ठीक है, 3 महीने का समय पर्याप्त है। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारे गायब होने के कारण वैध हो, क्योंकि एक बार लोकसिंह द्वीप पर जाने के बाद हम आसानी से वापस नहीं लौटेंगे। ट्रांसमिशन एरे एक बड़ा मुद्दा है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसका जितना अधिक उपयोग किया जाएगा, इसे उजागर करना उतना ही आसान होगा। यू जिंगलेई ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। विशिष्ट विवरणों पर चर्चा करने के बाद यू जिंगलेई अंततः उठकर चले गए। कनिष्ठ भाई, ये अमृत और आत्मा के पत्थर ले लो। हालांकि एक जन्मजात मार्शल कलाकार जुवानगुई महाद्वीप के एक क्षेत्र पर लोकसिंह द्वीप पर प्रभुत्व स्थापित कर सकता है, वे बस साधारण हैं। ढिलाई मत बरतो। बोलते समय झोंगलिन ने एक भंडारण बैग दिया और उसके उपयोग तथा उसके अंदर मौजूद अमृत और आत्मा पत्थरों के उपयोग के बारे में बताया। शी यूनाई झोंगलिन की तरह जब उसे पहली बार स्टोरेज बैग मिला था, तो वह हैरान रह गया। कुछ देर उसके साथ खेलने के बाद लोकसिंह द्वीप समूह के बारे में उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह जुवानगुई महाद्वीप से भी ज्यादा समृद्ध सैन्य महाद्वीप है, जहां ऐसी जादुई वस्तुएं हैं। निश्चिंत रहिए वरिष्ठ भाई, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। शी यूनाई ने झोंगलिन को प्रणाम किया और फिर चली गई। मास्टर जी, मैंने आपके लिए भी कुछ तैयार किया है। यिन दाओयान को देखते हुए, जो स्पष्ट रूप से उत्सुक था लेकिन परवाह न करने का नाटक कर रहा था, झोंगलिन ने हल्की मुस्कान बिखेरी और सीधे एक स्टोरेज ब्रेसलेट सौंप दिया। यिन दाओयान शर्मा गया, उसने झोंगलिन के सिर के पीछे थप्पड़ मारा और हंसते हुए कहा, धृष्ट बदमाश। फिर उसने खुशी खुशी झोंगलिन के हाथ से स्टोरेज ब्रेसलेट स्वीकार कर लिया। झोंगलिन के निर्देशों का पालन करते हुए उसने उसमें सच्ची क्यूई की एक डोरी डाल दी। क्या अद्भुत भंडारण कंगन है, इतनी बड़ी जगह है, यिन दाओयान ने खुशी से कहा। स्टोरेज बैग छोटी जगह वाला सबसे निचला उपकरण है और स्टोरेज ब्रेसलेट से इसकी तुलना स्वाभाविक रूप से नहीं की जा सकती। हाल ही में इसे आपके लिए खरीदने में मुझे बहुत परेशानी हुई है, झोंगलिन ने लगन से कहा। क्या यह मुश्किल नहीं था? उसने यह अपने से ऊपर के किसी व्यक्ति को मारकर हासिल किया था। तुम्हारी पुत्रवत भक्ति का श्रेय तुम्हें जाता है, मैंने तुम्हारी परवाह व्यर्थ में नहीं की, यिन दाओयान ने कहा। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। वह लगातार स्टोरेज ब्रेसलेट के साथ खेल रहा था, बार बार मेज से चाय का कप निकाल रहा था और पूरी तरह से आनंद ले रहा था। गुरुजी, आपकी साधना के लिए ब्रेसलेट में पर्याप्त स्पिरिट स्टोन है और ब्रेकथ्रू पिल भी अंदर है। एक सहज मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए 3 महीने पर्याप्त होंगे। लोकसिंह द्वीप पर पहुंचकर आप अपनी कीमिया कला से जल्द ही अपना नाम बना लेंगे। झोंगलिन के चापलूसी भरे शब्दों ने यिन दाओयान को और भी अधिक मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। स्वाभाविक रूप से आपको बस शुरुआती बढ़त हासिल करने का फायदा मिला। लोकसिंह द्वीप पर पहुंचकर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक सच्चा रसायन विद्या विशेषज्ञ क्या होता है और आपकी भविष्य की साधना के लिए संसाधन जुटाऊंगा, यिन दाओयान ने गर्व से कहा। तो फिर मैं आपको पहले ही धन्यवाद देता हूँ, गुरुजी। जहर से शारीरिक प्रशिक्षण। वरिष्ठ बहन, बात मत करो, मुझे चूमो। हम 1 साल तक गु यूरोप को न देखने के कारण वह काफी उत्तेजित हो गई थी। उसने लड़के को खारिज कर दिया और सीधे झोंगलिन पर टूट पड़ी। झोंगलिन निश्चित रूप से महिला की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सका और उसकी हर मांग को पूरा किया। 300 चक्कर लगाने के बाद दोनों चुपचाप बिस्तर पर लेट गए। गु यूरोप ने अपना सिर झोंगलिन की बांह पर टिका दिया। उसकी पतली उंगलियां उसकी छाती पर गोलाकार आकृति बना रही थीं, उसके चेहरे पर अभी भी हल्की सी लाली थी। इस बार आप कब तक रुकेंगे? गु यूरोप ने अचानक पूछा। झोंगलिन ने गु यूरोप की ओर देखा और हंसते हुए कहा, क्या यह इतना स्पष्ट है? हम्फ। गु यूरोप के चांदी के दांतों ने झोंगलिन की छाती में बुरी तरह से काट लिया, लेकिन उसने जोर से नहीं काटा, केवल दांतों के निशान छोड़ दिए।
मुझे पता है कि तुम्हारे पास कई रहस्य हैं, और मैं नहीं पूछूंगी। मैं संप्रदाय में रहकर तुम्हारा इंतजार करूंगी, लड़के की देखभाल करूंगी। बस वादा करो कि मुझे मत भूलना। गु योरोव ने झोंग लिन की छाती पर लेटते हुए बुदबुदाया। झोंग लिन का हाथ एक पल के लिए जम गया, फिर उसने गु योरोव की चिकनी पीठ को प्यार से सहलाया और धीरे से कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, लेकिन ये बहुत जरूरी है। इसे जानने से सिर्फ खतरा ही बढ़ेगा। जब सही समय आएगा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। संप्रदाय में रहो, मेरा इंतजार करो। आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। जैसे ही उसने कहा, झोंग लिन उठ बैठा। गु योरोव भी उठा और रजाई को खींचकर तकियों के ऊपर रख दिया ताकि झोंग लिन उस पर आराम से टिक सके। झोंग लिन ने अपने भंडारित कंगन से एक अमृत निकाला। इस अमृत को रंग ठीक करने वाली गोली कहा जाता है। इसे लेने के बाद आप 20 साल तक अपनी युवा उपस्थिति को अपरिवर्तित रख सकते हैं। हर 20 साल में एक गोली लेने से आप शाश्वत युवावस्था बनाए रख सकते हैं। महिलाओं में, चाहे वे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अपनी सुंदरता को लेकर हमेशा एक अजीब सा जुनून होता है। इसलिए जब झोंग लिन ने अमृत के प्रभावों के बारे में बताया तो गु योरोव, जो पहले उदास थी, की आंखें तुरंत चमक उठी। झोंग लिन, क्या तुम सच कह रहे हो? ऐसा अमृत कैसे हो सकता है? गु योरोव कांपते हुए बोला। वरिष्ठ बहन, मैंने आपसे कब झूठ बोला है? ये तो मैंने आपके लिए ही बड़ी मेहनत से परिष्कृत किया है, इसे लीजिए। बिना किसी संदेह के गु योरोव ने अपना मुंह खोला और उसे निगल लिया। अमृत तुरंत पिघल गया और उसने तुरंत अपने शरीर में औषधीय शक्ति का संचार महसूस किया। कुछ क्षण बाद गु योरोव ने अपनी आंखें खोली, उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। ये सच है, मैं औषधीय शक्ति को अपनी त्वचा में, विशेषकर अपने चेहरे में समाहित होते हुए महसूस कर सकती हूँ। बोलने के बाद और अपने कपड़े उतारे जाने की परवाह न करते हुए वह ड्रेसिंग टेबल की ओर दौड़ी और ऊपर लगे कांसे के दर्पण में लगातार अपने रूप को निहारती रही। प्रतिबिंब में उसकी त्वचा अधिक नाजुक, गाल अधिक सफेद, नमी और कोमलता से भरे हुए दिखाई दे रहे थे, मानो वह फिर से 18 वर्ष की हो गई हो। गु योरोव चिल्लाया और एक बार फिर झोंग लिन पर झपटा और उसके चेहरे को जोर से चूमा। झोंग लिन, धन्यवाद। धन्यवाद केवल शब्दों से नहीं कहा जाता, यह आपके कार्यों पर निर्भर करता है। झोंग लिन ने भौहें उठाई और कहा। गु योरोव ने झोंग लिन को तिरछी नजर से देखा और स्वाभाविक रूप से अपने शरीर को नीचे की ओर ले गई। गु योरोव को प्रसन्न करने के बाद उसने उसके लिए कुछ अमृत आत्मा पत्थर भी छोड़े, जिनमें एक ब्रेकथ्रू पिल भी शामिल थी। गु योरोव की योग्यता खराब नहीं थी। जुबान गुई महाद्वीप के माहौल में जो कोई भी मार्शल आर्ट को तीसरी कक्षा तक सीख सकता था, उसकी योग्यता अच्छी थी। आधे साल पहले गु योरोव ने पहले ही आंतरिक सांस की साधना कर ली थी और संप्रदाय के अमृत के साथ अब द्वितीय श्रेणी के मेरिडियन मार्ग क्षेत्र में पहुंच गया था। झोंग लिन द्वारा प्रदान किए गए अमृत और आत्मिक रत्नों के साथ उसे एक ही बार में सच्ची क्यूई को संघनित करते हुए मध्याह्न मार्ग की 12 परतों की साधना पूरी करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तब तक ब्रेकथ्रू पिल के साथ उसके लिए सहज क्षेत्र का द्वार पूरी तरह से खुल चुका होगा। जब तक वह व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ती रहेगी, तब तक सफलता प्राप्त करना केवल समय की बात होगी। झोंग लिन ध्यान कुशन पर पालथी मारकर बैठ गया और अपने भंडारण कंगन से विष मोती निकाल लिया। जहर मोती को झोंग लिन ने आध्यात्मिक उत्पत्ति के साथ सील कर दिया था, अन्यथा अगर उसका जहर रिस जाता तो ज्यादा देर नहीं लगती कि पूरा हिंडुआन पर्वत बंजर भूमि में बदल जाता। जहां तक तलवार के कड़ाई संप्रदाय का सवाल है, वहां केवल कुछ ही जन्मजात मार्शल कलाकारों को बच निकलने का मौका मिलता, जबकि बाकी कंकाल बनकर रह जाते। ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर की साधना जैसे जैसे आगे बढ़ती है और कठिन होती जाती है। चौथी परत मुझे पहले से ही 80,000 पाउंड की विशाल शक्ति प्रदान करती है और पांचवी परत इसे और बढ़ाकर 1,60,000 पाउंड कर सकती है, यानी दोगुने से भी ज्यादा। तब तक पूरी तरह से भौतिक शरीर पर निर्भर रहकर मैं आत्मिक सागर क्षेत्र के मार्शल कलाकारों से लड़ सकता हूं। और ये तो केवल एक पृथ्वी स्तर की निम्न कोटि की साधना तकनीक है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक दिव्य स्तर की तकनीक कितनी शक्तिशाली होगी। झोंग लिन लगातार अपने दिल में आश्चर्यचकित था। वह ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी से बहुत प्रभावित था, जो एक मार्शल आर्ट है जो भौतिक शरीर को परिष्कृत करने पर केंद्रित है। ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी की पहली परत एक बार प्रशिक्षित होने पर 10,000 पाउंड की शक्ति प्रदान करती है, दूसरी परत 20,000, तीसरी परत 40,000, चौथी परत 80,000।
हर स्तर के साथ शक्ति दोगुनी होती जाती है। 9वीं परत तक पहुंचने पर व्यक्ति की ताकत 2,56,000 पाउंड यानी लगभग 3 मिलियन पाउंड हो जाती है। हर घूंसे और लात के साथ ऐसा लगता मानो कोई अजगर या हाथी लिए हुए हो, बेहद डरावना। इसी प्रकार जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, इस मार्शल आर्ट की साधना की कठिनाई ज्यामितीय रूप से बढ़ती जाती है। झोंग लिन ने खजाना मछली की शक्ति का लाभ उठाकर पहली 2 परतें पूरी की, जबकि तीसरी और चौथी परतें बड़ी संख्या में शरीर को बढ़ाने वाले अमृत का सेवन करके पर्याप्त संसाधन खर्च करके प्राप्त की गईं। अब 5वीं परत को प्राप्त करने के लिए सामान्य अमृत बेकार हो गए हैं, और इस प्रकार झोंग लिन एक नया रास्ता तैयार करने का इरादा रखता है, शरीर के आत्मा विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जहर का उपयोग करके और भी उच्च स्तर तक पहुंचना। सामान्य लोग ऐसा करने का साहस नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें सावधानीपूर्वक साधना के माध्यम से धीरे धीरे सुधार करना पड़ता है। लेकिन झोंग लिन ने सिस्टम पैनल का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी तकनीक को बहुत पहले ही अच्छी तरह समझ लिया था, मानो वह उसका रचयिता हो, और हर चरण को गहराई से समझ रहा था, मानो तकनीक को दोबारा सीख रहा हो। स्वाभाविक रूप से अपर्याप्त समझ के कारण किसी घातक गलती की आशंका नहीं थी। इसके अलावा झोंग लिन स्वयं दवा और जहर का विशेषज्ञ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने इस तरह आगे बढ़ने का साहस किया। सामान्य लोगों के लिए यह संभव है कि वे किसी सफलता से पहले ही स्वयं को जहर देकर मार डालें। ये सोचते हुए झोंग लिन ने ज्यादा देर तक संकोच नहीं किया, वह पालथी मारकर बैठ गया, आंखें बंद कर ली, हाथ आकाश की ओर कर लिए। उनके मानसिक मार्गदर्शन में विष मोती से एक काली स्याही जैसी जहरीली गैस धीरे धीरे मेरिडियन के माध्यम से उनके शरीर में प्रवाहित हुई। जैसे ही यह जहर उसके शरीर में प्रवेश किया, झोंग लिन को तुरंत तीव्र दर्द का अनुभव हुआ और उसके पूरे शरीर में कमजोरी की भावना फैल गई, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक कमजोर युवा की अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ गया हो। यह जहर बहुत शक्तिशाली है, खांसी खांसी। झोंग लिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के ड्रैगन हाथी के सुनहरे शरीर को तेजी से चलाया। तुरंत उसकी त्वचा एक हल्की सुनहरी रोशनी से चमक उठी, सुनहरी आभा उसके शरीर को कांच की तरह ढंक रही थी। मानव शरीर एक बहुत ही जटिल प्रणाली है। झोंग लिन के मार्गदर्शन में जहर मोती का जहर उसके शरीर पर आक्रमण कर रहा था, जिससे शरीर से कोई स्वचालित जवाबी हमला नहीं हो रहा था। हालांकि जैसे ही यह स्वचालित प्रतिक्रिया बाहरी आक्रमण को नष्ट कर देती है, शरीर अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, और ठीक यही वह समय था जब झोंग लिन को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होती है। वह ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर के संचालन को निर्देशित करता है तथा शरीर को वांछित दिशा में समायोजित या विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। 1 घंटे बाद झोंग लिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वह अपने शरीर पर थकान और दर्द को छुपाने में असमर्थ था, लेकिन उसकी निगाहें अत्यधिक चमकदार थीं, जो अंतहीन खुशी से भरी थीं। हाँ, ये सचमुच संभव है। झोंग लिन ने जहर मोती को स्टोरेज ब्रेसलेट में रख दिया। उसके चेहरे की कमजोरी धीरे धीरे गायब हो गई, हालांकि उसका शरीर अभी भी कुछ कमजोर महसूस कर रहा था। यह विधि वास्तव में व्यवहार्य है। 5वीं परत की बाधा पहले ही ढीली पड़ने लगी है। ऐसा लगता है कि कुछ और प्रयासों से मैं इसे तोड़ पाऊंगा। झोंग लिन का चेहरा खुशी से भरा था, खासकर इसलिए क्योंकि ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर बहुत व्यावहारिक था। अगर वह 5वीं परत को भेद पाता तो उसे 1,60,000 पाउंड की जबरदस्त शक्ति प्राप्त होती। अगर वह आत्मा सागर क्षेत्र तक नहीं भी पहुंच पाता तो भी वह उसके खिलाफ लड़ सकता था, उसी श्रेणी के लोगों को कुचल सकता था और अपनी युद्ध शक्ति को बहुत बढ़ा सकता था। अगले दिनों में यू जिंगलेई और अन्य 2 के साथ लुओक्सिंग द्वीप पर कुछ खुफिया जानकारी साझा करने के अलावा झोंग लिन ने पॉइजन पल के साथ प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया और 5वें स्तर को तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि एक घटना ने जुआनगुई महाद्वीप की शांति को भंग कर दिया। जियांगू में चेन, चेंग और लू देशों में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। बड़ी संख्या में शक्तिशाली हस्तियां गायब हो गईं, पूरे के पूरे संप्रदाय और कुलीन परिवार रातों रात खत्म हो गए, यहां तक कि पूरे के पूरे गांव रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और किसी भी अपराधी का पता नहीं चला, जिससे जियांगू के सभी मार्शल कलाकार डर के मारे कांप उठे। तीनों देशों के शाही परिवार क्रोधित हो गए और उन्होंने जांच के लिए लोगों को भेजा, लेकिन भेजे गए शक्तिशाली लोग भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, यहां तक कि उच्च तृतीय श्रेणी के मार्शल कलाकार भी संपर्क खो बैठे और कोई भी समाचार वापस भेजने में असमर्थ हो गए। झोंग लिन को भेजे गए समाचार से ये भी पता चला कि लिन्युए का गू परिवार राख में बदल चुके लोगों में से एक था।
जब झोंग लिन ने ये खबर सुनी तो वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और गू निंग के बारे में सोचने लगा, जिसने उस पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जिस वर्ष वह लोकसिंग द्वीप पर गायब हो गया, उस दौरान गू परिवार ने हर महीने विभिन्न प्रकार की आपूर्तियां भेजना जारी रखा तथा उस समय के सौदे का कभी उल्लेख नहीं किया। झोंग लिन पहले गू परिवार से मिलने के लिए समय निकालने की योजना बना रहा था। अगर वे संतुष्ट हो गए तो वह उन्हें एक ब्रेकथ्रू पिल इनाम में देगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि गू परिवार पहले ही गायब हो चुका होगा। यू जिंगलेई ने कहा, झोंग लिन, शिष्यों से मिली रिपोर्ट के अनुसार गू परिवार से अभी भी एक व्यक्ति जीवित बचा है। कौन? गू चेन नाम का एक छोटा सा लड़का। ऐसा कहा जाता है कि जिस रात गू परिवार का नरसंहार हुआ था, वह पहाड़ के पीछे एक झरने के नीचे प्रशिक्षण ले रहा था और किसी तरह उस आपदा से बच निकला। गू चेन। झोंग लिन ने एक बार फिर नाम सुना, उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश चमक उठा। उसने अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर आत्मा पोषण अंगूठी पर नजर डाली। यह नहीं भूला कि उसका यह निजी बूढ़ा दादा गू चेन की गर्दन से छीन लिया गया था। कहाँ है वह? गू परिवार की पैतृक भूमि में। झोंग लिन अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं एक यात्रा करूंगा। एक विचार के साथ उसकी पीठ से लाल लपटे जैसे पंख खुल गए। पंखों के फड़फड़ाते ही वह एक ज्वाला में बदल गया और आकाश में उड़कर क्षण भर में क्षितिज में विलीन हो गया। ऐसा दृश्य देखकर यू जिंगलेई की आंखें उत्साह से जल उठीं और उसने लोकसिंग द्वीप समूह की और भी अधिक प्रतीक्षा की। गू परिवार चेन देश के लिन्यू काउंटी में स्थित था। रेड फ्लेम्स विंग्स की गति से पहुंचने में उन्हें केवल 1 घंटा लगा। अपने नीचे की परिचित संरचनाओं को देखते हुए झोंग लिन ने अपने पंख वापस खींच लिए और आकाश से नीचे गिर गया। जैसे ही उसने क्षेत्र को देखा, झोंग लिन की अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई। गू परिवार का पूरा परिसर पहले से ही खाली था, अतीत की हलचल से रहित। पूरा आंगन एक वीरान और भयावह ठंड से भरा हुआ था। गू परिवार को रातों रात खत्म कर दिया गया, फिर भी झोंग लिन अपने सामने की इमारतों पर कोई नुकसान नहीं देख सका, जिससे ये संकेत मिलता है कि पूरे गू परिवार को भारी बल के साथ मार दिया गया था, बिना किसी प्रतिरोध की शक्ति के। गू परिवार का मुखिया गू शियाओफेंग एक उच्च तृतीय श्रेणी का मार्शल कलाकार था, जिसकी आंतरिक सांस सघन थी और गू परिवार का मिश्रित सारगंध की रक्षा में उत्कृष्ट था। एक प्रथम श्रेणी का मार्शल कलाकार इसे कम समय में भेद नहीं सकता था। क्या यह एक जन्मजात मार्शल कलाकार हो सकता है? जुवान गुई महाद्वीप ने एक नए जन्मजात मार्शल कलाकार का उदय कब देखा? झोंग लिन की भौहें कसी हुई थीं और उसकी आंखों में भ्रम साफ दिखाई दे रहा था। कदमों की तेज आवाज आए और जल्द ही एक छोटी सी आकृति झोंग लिन के सामने प्रकट हुई। झोंग लिन को देखते ही वो व्यक्ति तुरंत उसके पैरों पर झुक गया और चिल्लाया, गू चेन सीनियर झोंग को नमस्कार करता है, कृपया मेरे गू परिवार के लिए न्याय की मांग करें। बोलने के बाद उसने बार बार अपना सिर जमीन पर पटका और एक पल में उसके माथे से खून बहने लगा। खून उसके गालों पर बहने लगा। वो अंतहीन दुख से भर गया। ये छोटा सा साथी वही है जिसने आत्मा को पोषण देने वाली अंगूठी प्राप्त की थी, जहां मैं छिपा था। चेन जिया की आवाज झोंग लिन के दिमाग में गूंज उठी। हाँ, आपने उस समय उसे इतना थका दिया था कि लगभग उसे पूरी तरह से सूखा दिया था। व्यंग्य मत करो, उस समय मेरी आत्मा सुप्त थी, केवल आत्मा शरीर की मरम्मत के लिए ऊर्जा अवशोषित करने की वृत्ति बची थी। ये लड़का बस बदकिस्मत था। हालांकि 1 साल के भीतर क्यूई रक्त को संघनित करने में सक्षम होने के कारण इस लड़के की योग्यता बहुत अच्छी है। चेन जिया ने प्रशंसा की। झोंग लिन ने हल्के से सिर हिलाया और बताया कि हालांकि गू चेन पर चेन जिया का नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, फिर भी सिर्फ 1 साल में ही वह 8वीं श्रेणी के बाह्य शुद्धिकरण से क्यूई रक्त के संघनन तक पहुंच गया था और मध्य तृतीय श्रेणी में पहुंच गया था। उसकी साधना की गति सराहनीय रूप से तेज थी। उठना। झोंग लिन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। एक अदृश्य शक्ति ने गू चेन को ऊपर उठा लिया। मुझे गूनिंग का शरीर दिखाने ले चलो। हाँ। गू चेन ने अपने गाल से खून के धब्बे पोंछे, मुड़ा और झोंग लिन को पीछे के पहाड़ की ओर ले गया। कभी खूबसूरत रहा पिछला पहाड़ अब कब्रों से पट गया था। सफेद झंडे हवा में लहरा रहे थे, मानो कोई चुपचाप सिसक रहा हो। हर कब्र के सामने राख, जली हुई धूपबत्ती और मोमबत्तियों के अवशेष पड़े थे। वरिष्ठ लिन्यू गू परिवार के सभी 543 सदस्य यहीं दफन हैं। यही यंग मास्टर की कब्र है, गू चेन ने गंभीरता से कहा। झोंग लिन ने धीरे से आह भरी और आगे बढ़ा। अपने सामने नई कब्र को देखते ही वयुन शहर के उस दिन की यादें उसके मन में कौंध गईं, जब गूनिंग ने उसका साथ दिया था।
उस समय गुनिंग बहुत खुशमिजाज था, फिर भी अब वह इस ठंडी कब्र में चुपचाप सड़न का इंतजार कर रहा था। क्या उसका भविष्य भी उसके जैसा होगा? नहीं। झोंग लिन की आंखों में अचानक एक तेज चमक दिखाई दी। मेरे पास सिस्टम पैनल है, मेरे पास अनंत कौशल अंक है। मेरा भविष्य अंततः शिखर पर पहुंचेगा, एक दिन दिन के उजाले में स्वर्ग तक पहुंचेगा, एक अमर अजेय दिव्य प्राणी बन जाएगा। कोई भी मेरे मार्ग में बाधा नहीं डालेगा। अपने आंतरिक उथल पुथल को शांत करने के बाद झोंग लिन ने पूछा, क्या आपके पास धूप बत्ती और मोमबत्तियां हैं? मैं करता हूँ। गु चेन जल्दी से पास की एक झोपड़ी की ओर दौड़ा और जल्दी से अगरबत्ती और पीले कागज की एक टोकरी ले आया। गु निंग की कब्र पर झोंग लिन ने एक अगरबत्ती जलाई। धूप बुझने के बाद वह बोला, भाई गु, तुम्हारी और मेरी मुलाकात बहुत ही साधारण परिस्थितियों में हुई थी, फिर भी किसने सोचा होगा कि अब हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए हैं। सच में किस्मत का कोई हिसाब नहीं होता। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। मुझे ताबूत की जांच करके तुम्हारी शांति भंग करनी ही होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, झोंग लिन ने तेजी से पैर पटका। अगले ही पल गु निंग की कब्र अचानक फट गई और अंदर काला ताबूत दिखाई देने लगा। ताबूत का रंग काला था, जो युद्ध, आत्महत्या या अकाल मृत्यु का प्रतीक था। गु निंग की मौत अप्राकृतिक थी, उनकी निर्मम हत्या की गई थी, इसलिए ये रंग उपयुक्त था। अप्रत्याशित रूप से जब झोंग लिन ने अचानक ऐसा किया तो गु चेन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि चुपचाप वहीं खड़ी रही। अपने दाहिने हाथ की एक लहर से ताबूत का ढक्कन उठा और अंदर गु निंग की लाश दिखाई दी। रक्त दानव तकनीक। ताबूत के अंदर रखी लाश कम समय बीतने के कारण सड़ना शुरू नहीं हुई थी, लेकिन उसमें से अभी भी अत्यंत अप्रिय गंध आ रही थी। पास जाकर देखा तो गु निंग का शव ताबूत में चुपचाप पड़ा था। झोंग लिन की पुतलियां सिकुड़ गईं, और उसने अचानक अपना सिर बगल में पड़े गु चेन की ओर घुमाया और ठंडे स्वर में पूछा, क्या हर लाश के साथ ऐसा ही होता है? हाँ। गु चेन ने भारी स्वर में सिर हिलाया, उसकी आंखों में घृणा और अधिक तीव्र होती जा रही थी। ताबूत में गु निंग की लाश बेहद दुखद लग रही थी, उसके चेहरे पर एक विकृत पीड़ा भरी अभिव्यक्ति थी। मौत से पहले उसने जबरदस्त यातनाएं झेली होंगी। उसका शरीर मुरझाया हुआ और क्षीण हो गया था, सिर्फ त्वचा और हड्डियां ही बची थीं। उसका कभी लंबा चौड़ा शरीर अब एक गेंद की तरह सिकुड़ गया था, मानो मांस का एक लोथड़ा हो। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि किसी ने उसके पूरे शरीर का सार और रक्त निकालने के लिए एक बुरी तकनीक का उपयोग किया था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। रक्त दानव तकनीक। ये वास्तव में रक्त दानव तकनीक है। चेन जिया की आवाज अचानक आई, जिसमें डर का भाव था। मास्टर, क्या आप जानते हैं? अन्य ताबूतों को खोलो और जल्दी से देखो, चेन जिया ने उत्सुकता से आग्रह किया। बिना किसी हिचकिचाहट के झोंग लिन आगे बढ़ा, जिससे 5 और कब्रें फट गईं और अंदर रखे काले ताबूत दिखाई देने लगे। उसके दाहिने हाथ के एक इशारे से सभी ताबूतों के ढक्कन खुल गए। प्रत्येक ताबूत में गु निंग के समान एक शव था, जिसका सार और रक्त सूख चुका था, तथा वे पीड़ादायक भावों के साथ ममीकृत शवों के रूप में दिखाई दे रहे थे। गुरुजी, आखिर क्या हो रहा है? आप क्या जानते हैं? झोंग लिन ने पूछा। चेन जिया कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, 1000 साल पहले ट्रांसमिशन एरे के जरिए लोकसिंग द्वीप समूह में प्रवेश करने से पहले जुवान गुई महाद्वीप पर एक पागल आदमी दुष्ट तकनीकों का अभ्यास कर रहा था। ये व्यक्ति रक्त दानव तकनीक नामक एक साधना तकनीक का अभ्यास करता था, जिससे वह साधना के लिए मार्शल आर्टिस्ट का सार और रक्त अवशोषित कर सकता था। उसके द्वारा मारे गए लोग इन ताबूतों में बंद गु परिवार के सदस्यों जैसे थे। उनका पूरा क्यूई रक्त सूखकर सूखी लाशों में बदल गया था। टाटा मोटर्स के शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ एआई विश्लेषण। स्टॉक एनालिसिस है। दुष्ट तकनीकों का यह अभ्यासी जुवान गुई महाद्वीप के मार्शल कलाकारों का पागलपन से कत्लेआम करता था और अपने प्रशिक्षण के लिए उनका सार और रक्त निकालता था। केवल 1 वर्ष में वह क्यूई रक्त क्षेत्र से निकलकर एक जन्मजात मार्शल कलाकार बन गया। वह कैसे संभव है? झोंग लिन ये सुनकर चौंक गया। एक मध्य तृतीय श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट से मात्र 1 वर्ष में इन्हें दायरे तक पहुंचना कुछ ऐसा था जिसे वह अपनी गोल्डन फिंगर के साथ भी हासिल नहीं कर सकता था। कुछ भी असंभव नहीं है, वरना मैं इसे बुराई न कहता। ये तो बस दूसरों का सार और खून लूटकर अपना पोषण करना है। सारी मेहनत से अर्जित शक्ति ही उसकी शादी का जोड़ा बन गई, चेन जिया ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। इसके बाद क्या हुआ? झोंग लिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उस समय के मार्शल आर्टिस्ट ऐसे डाकू जैसे दुष्ट स्वामी के सामने उदासीन बने रहेंगे।
उसके बाद इस तरह की डाकुओं की हरकतों ने स्वाभाविक रूप से जुआनगुई महाद्वीप के सभी मार्शल कलाकारों के क्रोध को भड़का दिया और वह एक चूहा बन गया जिसे मारने के लिए हर कोई चिल्ला रहा था। अंततः दर्जनों इनेट मार्शल कलाकारों ने उसे घेर लिया और मार डाला। झोंग लिन ये सुनकर दंग रह गया। इतना जबरदस्त किरदार यूं ही लॉग आउट हो गया। जिज्ञासावश उसने फिर पूछा, गुरुजी, इसके पीछे और भी कहानियां होंगी, है ना? जैसे रक्त दानव तकनीक। झोंग लिन को विश्वास नहीं था कि इतना शक्तिशाली गुप्त मार्शल आर्ट मैनुअल, जो 1 वर्ष के भीतर मध्य तृतीय श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट को सीधे इनेट में बदलने में सक्षम है, इतनी आसानी से गायब हो जाएगा। इस बार चेन जिया लंबे समय तक चुप रहा और आह भरते हुए बोला, जैसा आपने कहा, हालांकि रक्त दानव तकनीक एक बुरी तकनीक है, फिर भी यह मानव हृदय के लालच का विरोध कैसे कर सकती है? हत्या कोई बड़ी बात नहीं है। किस मार्शल आर्टिस्ट ने संघर्ष करके ऊपर नहीं पहुंचा? इसके अलावा अब हत्या करने से साधना में वृद्धि हो सकती है। केवल 1 दशक में नए दुष्ट पागल प्रकट हुए, एक से बढ़कर एक, पहले से भी अधिक क्रूर, किसी भी साधारण व्यक्ति को अछूता नहीं छोड़ते। क्या वे जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट थे? झोंग लिन ने पूछा। वास्तव में उस दुष्ट व्यक्ति को घेरने के बाद रक्तदानव तकनीक उनके हाथों में आ गई। न केवल इस राक्षसी तकनीक को नष्ट नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने गुप्त रूप से इसका अध्ययन किया और जब सफल हुए तो एक और तबाही मचा दी। उनका उद्देश्य आध्यात्मिक मूल क्षेत्र में सेंध लगाना था। झोंग लिन ने भी मन ही मन आह भरी। जुआनगुई महाद्वीप पर स्वर्ग और पृथ्वी का सार क्यों ही कमजोर था और केवल कठिन साधना से उसे तोड़ना असंभव था। इस समूह को शायद रक्तदानव तकनीक में आशा की एक किरण दिखाई दी। सच तो यह है कि झोंग लिन उनकी हरकतों को समझ सकता था। स्वर्णिम उंगली वाले की तरह अगर वह भी जुआनगुई महाद्वीप में फंस गया और साधना में आगे नहीं बढ़ पाया, तो वह भी अंततः पागल हो सकता था। जुआनगुई महाद्वीप पर उसके सूक्ष्म स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई के साथ जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट के क्षेत्र में प्रवेश करना, जो भी व्यक्ति इसे प्राप्त कर पाया, वह एक दुर्लभ प्रतिभा थी। फिर भी पर्यावरणीय बाधाओं के कारण वे आगे नहीं बढ़ सके और केवल खुद को धीरे धीरे बूढ़ा होते हुए देख पाए। कौन आक्रोश और अनिच्छा से नहीं भरेगा? हालांकि समझ का मतलब स्वीकृति नहीं है। गुरुजी, यह आपदा आखिरकार कैसे समाप्त हुई? झोंग लिन ने पूछा। एक दूसरे को मार रहे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि आध्यात्मिक मूल क्षेत्र में प्रवेश करना कितना मुश्किल है। जुआनगुई महाद्वीप की परिस्थितियों को देखते हुए ये बिल्कुल असंभव था। इन लोगों ने पूरे महाद्वीप की लगभग 1/3 आबादी का कत्लेआम कर दिया, जिससे मार्शल आर्ट्स में रुकावट आई, लेकिन फिर भी वे आगे नहीं बढ़ सके। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे का सत्व और रक्त हथियाने के लिए एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। तभी बचे हुए मार्शल आर्टिस्टों ने पलटवार किया और अंततः इस तबाही को मिटा दिया। तब तक सभी जानते थे कि यह तकनीक ज्यादा से ज्यादा तेजी से ताकत बढ़ा सकती है, लेकिन आध्यात्मिक मूल क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए इसे बनाए रखना केवल नुकसानदेह था। बचे हुए मार्शल आर्टिस्टों ने रक्तदानव तकनीक को सीधे नष्ट कर दिया, चेन जिया ने समझाया। सचमुच नष्ट हो गया? झोंग लिन ने उनके सामने कब्रों की ओर इशारा किया। अगर यह वास्तव में नष्ट हो गया था, तो रक्तदानव तकनीक 1000 साल बाद फिर से क्यों प्रकट हुई? ये नष्ट हो गया था। मैं उस समय उस महान युद्ध में जीवित बचे लोगों में से एक था और रक्तदानव तकनीक को हमने व्यक्तिगत रूप से नष्ट कर दिया था, चेन जिया ने आत्मविश्वास से कहा। झोंग लिन ने भौहें चढ़ाईं। सबूत उसकी आंखों के सामने था, फिर भी उसने खंडन किया। वर्तमान रक्तदानव तकनीक को रक्त गुफाओं से पुनः प्रकट होना चाहिए। रक्त गुफाएं? इतनी शक्तिशाली मार्शल आर्ट तकनीक कहीं से भी प्रकट नहीं हो सकती, इसका कोई स्रोत होना चाहिए, और रक्त गुफाएं रक्तदानव तकनीक का स्रोत हैं। झोंग लिन का दिल कांप उठा। जुआनगुई महाद्वीप पर ऐसी रहस्यमय जगह है? क्या तुम सच में सोचते हो कि जुआनगुई महाद्वीप एक साधारण महाद्वीप है? चेन जिया ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया। झोंग लिन अवाक रह गया। वह बस कुछ पल के लिए भूल गया था। आदतन इस जगह को एक सुदूर और बंजर द्वीप समझता था और सोचता था कि यहाँ के सबसे ताकतवर लोग बस जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट हैं, पूर्वी उजाड़ से दूर लोकसिंह द्वीप समूह से भी कम। लेकिन सावधानीपूर्वक विचार करने पर, चाहे वह सिनब्लड के वंशज हो या ट्रांसमिशन एरे के, सभी ने सुझाव दिया कि जुआनगुई महाद्वीप में महान रहस्य छिपे हुए हैं। मास्टर, रक्त गुफाओं की क्या स्थिति है? झोंग लिन ने जल्दी से पूछा। उस समय रक्तदानव तकनीक को नष्ट करने के बाद हमने इसकी उत्पत्ति का भी पता लगा लिया था और अंततः ब्लैक विंड फॉरेस्ट में रक्त गुफाओं को खोज निकाला था।
ये बोलते हुए चेन जिया की आवाज भय से कांप उठी। यह एक भयानक जगह है। हम अभी तक इसके पास भी नहीं पहुंचे थे और हमारा सार और रक्त हमारे भीतर से फूटना चाहते थे, जिससे हम फट गए। हमारे पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाद में मैं ट्रांसमिशनरी के माध्यम से लोकसिंह द्वीप समूह में प्रवेश किया और एक बार जुबानदान की खेती करने के बाद वापस आया, लेकिन परिणाम वही रहा। रक्त गुफा। झोंग लिन को ठीक से पता नहीं था कि जुबानदान क्षेत्र कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसने आत्मा सागर क्षेत्र में मार्शल कलाकारों से युद्ध किया था और एक हथेली से पहाड़ को चकनाचूर करना उसके लिए असंभव नहीं था। उसके बाद आत्मा भ्रूण क्षेत्र और यूनिलिंग क्षेत्र थे, जो दो अलग अलग क्षेत्र थे। जुबान गुई महाद्वीप पर तथाकथित रक्त गुफा ने जुबानदान क्षेत्र में भी भय उत्पन्न कर दिया था, जो दर्शाता है कि यह वास्तव में कितना खतरनाक था। इस समय झोंग लिन को अंततः गहराई से महसूस हुआ कि जुबान गुई महाद्वीप पर बिल्कुल महत्वपूर्ण रहस्य थे और उसकी आंखों में सदमे की गहरी झलक दिखाई दी। गुरुजी, रक्त गुफा के अस्तित्व का अर्थ यह नहीं है कि जुबान गुई महाद्वीप को हर समय आपदा का सामना करना पड़ता है। इस क्षण उसे अंततः याद आया कि इन दाओयान ने हमेशा अराजक पूर्व युग से रक्तदानव संप्रदाय और रक्त आत्मा गोली के बारे में क्या कहा था। इसकी चिंता मत करो। तुम जिस भी रक्त दानव संप्रदाय की बात कर रहे हो, वह निश्चित रूप से रक्त गुफा से उत्पन्न हुआ है। चेन जिया ने इसे सुना और निष्कर्ष निकाला कि रक्त दानव संप्रदाय की उत्पत्ति निस्संदेह रक्त दानव तकनीक से जुड़ी हुई थी। तुम्हें रक्त गुफा को नष्ट करने के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। इसके रहस्यों का अभी तुम पता नहीं लगा सकते, हालांकि उस रक्त दानव संप्रदाय को समाप्त किया जा सकता है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उनका गढ़ काले पवन वन के भीतर होना चाहिए। वास्तव में झोंग लिन का चेहरा खुशी से चमक उठा। यद्यपि रक्त गुफा में प्रवेश नहीं किया जा सकता, फिर भी इसके आसपास के क्षेत्र में सघन रक्त बोरीक्यूई उत्सर्जित होती है। आपने जिस रक्त आत्मा गोली का उल्लेख किया है, उसे इसी रक्त बोरीक्यूई से परिष्कृत किया जाना चाहिए। झोंग लिन की आंखें ये सोचकर चमक उठी कि उनके गढ़ को ढूंढना अच्छी बात है। पहले न जानना भी ठीक था, लेकिन अब जब वह जानता है तो उसे इसके बारे में कुछ करना चाहिए। झोंग लिन ने हमेशा जुबान गुई महाद्वीप को अपना मुख्य ठिकाना, या यूं कहें कि अपना आश्रय स्थल माना था, और वह कभी किसी को अपने इलाके में उत्पात मचाने की इजाजत नहीं देता था। वह नहीं चाहता था कि जब वह बाहर थककर आराम करने के लिए लौटे तो उसका पिछवाड़ा रक्त की बढ़ती मात्रा दुख और अराजकता से भरा हो। ये सोचकर झोंग लिन ने अब और संकोच नहीं किया और ताबूतों को वापस जमीन में दफनाने के लिए अपना दाहिना हाथ लहराया। गु चेन, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे गु परिवार का बदला लूंगा, इसे इन सभी वर्षों का इनाम मानूंगा और तुम्हारे लिए। इससे पहले कि झोंग लिन अपनी बात पूरी कर पाता, गु चेन धड़ाम से झोंग लिन के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, मैं आपका प्रशिक्षु बनना चाहता हूँ, तलवार कढ़ाई संप्रदाय में शामिल होना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे, वरिष्ठ। झोंग लिन थोड़ा हैरान हुआ और आश्चर्य से गु चेन को देखने लगा। झोंग लिन चुप हो गया और गु चेन को अजीब नजरों से देखने लगा। ईमानदारी से कहें तो गु चेन की योग्यता वास्तव में बुरी नहीं थी और उसका मन दृढ़ था, उसकी उम्र की बेचैनी के बिना। लेकिन गु चेन में वाकई एक नायक जैसी आभा थी। झोंग लिन को इसी बात की सबसे ज्यादा चिंता थी। इससे पहले कि झोंग लिन ने अपनी आत्मा पोषण अंगूठी छीन ली, यह आदमी निस्संदेह जियोयान अपशिष्ट धारा टेम्पलेट की एक प्रति थी। अब उन्होंने स्वर्गीय वध सितारा नायक प्रभामंडल को भी जागृत कर दिया था। ये बात ज्ञात हो कि कुछ नायक वास्तव में अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने में विशेषज्ञ होते हैं। एक व्यक्ति की हत्या करके वह पागलपन की हद तक अपना स्तर बढ़ा सकता है और फिर वह आपसे बदला लेगा। यह अपमानजनक है। परिवार, मित्र, भाई, प्रेमी, स्वामी, आप कह सकते हैं कि ये सभी उनके उन्नयन के लिए कदम थे। गु चेन अब और भी अधिक अपमानजनक हो गया था। उसने गु परिवार के 543 लोगों को सीधे मृत्यु का श्राप दे दिया था, पीछे कोई मुर्गी या कुत्ता नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उसके कुल के लोग भी पूरी तरह नष्ट हो गए। उसके स्वामी और मित्रों जैसे लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। झोंग लिन को धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि गु चेन में एक नायक की छवि थी, कि वह भाग्य का एक आदर्श था। चेन जिया ने आवाज के माध्यम से ये भी बताया, इस लड़के की योग्यता बुरी नहीं है। यदि आप इच्छुक हैं तो आप वास्तव में इसे साधना के लिए संप्रदाय में ला सकते हैं। शिष्य को आवश्यकता पड़ने पर आपके लिए कुछ विविध मामलों पर ध्यान देना चाहिए।
ये सुनकर झोंग लिन का दिल हिल गया और उसने अपने पैरों पर घुटने टेकते हुए गुचेन को गहराई से देखा और गहरी आवाज में कहा, क्या तुम सच में मेरे प्रशिक्षु बनना चाहते हो? हाँ, मुझे आशा है कि आप इसकी अनुमति देंगे, वरिष्ठ। बहुत अच्छा, गु परिवार के साथ मेरा संबंध है और गु परिवार में तुम ही एकमात्र वंश बचे हो। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। गु चेन इन शब्दों से बहुत खुश हुए और उन्होंने देरी करने की हिम्मत नहीं की और झोंग लिन के सामने 3 बार घुटने टेकने और 9 बार साष्टांग प्रणाम करने का भव्य समारोह किया। शिष्य गुरु को नमस्कार करता है। उठना। हाँ, गु चेन, तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे ब्लैक विंड फॉरेस्ट जाना होगा। तुम पहले स्वयं तलवार कड़ाही संप्रदाय में लौट आओ और जब मैं लौटूंगा तो मैं तुम्हें आधिकारिक रूप से अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। हाँ, निर्देश देने के बाद लाल लपटें पंख उसकी पीठ से फैल गईं और आकाश में बढ़ती हुई लपटों की एक लकीर में बदल गईं, जिससे गुचेन वहीं खड़ा रह गया और स्तब्ध रह गया। शून्य में झोंग लिन ने अपनी दिशा की पुष्टि की और ब्लैक विंड फॉरेस्ट की ओर तेजी से बढ़ गया। लाल लपटों के पंखों की उड़ान की गति के साथ काली हवा के जंगल की गहराई तक पहुंचने में केवल आधा दिन लगा। चेन जिया द्वारा उल्लिखित रक्त गुफा एक काला पहाड़ था जो दिन के उजाले में कभी नहीं देखा गया था। ये जहरीले कीड़ों और धुंध से घिरा हुआ था और बिना मार्ग के इसमें प्रवेश करना असंभव था। झोंग लिन ने अपने पंख समेटे और शून्य से नीचे गिर गया। उसने आध्यात्मिक उत्पत्ति का उपयोग करके स्वयं को बचाया और जहरीले कीड़ों और मियाजमा को पास आने से रोका। झोंग लिन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके आध्यात्मिक मूल की रक्षा में रक्त के रंग की एक धुंधली सी दुष्ट ख्यूई व्याप्त हो गई, जो उसकी ओर बढ़ रही थी। अपने दाहिने हाथ को हवा में पकड़े हुए उसने देखा कि उसकी हथेली में रक्त के रंग का एक कोहरा घूम रहा है, जो उसे घेरे हुए आध्यात्मिक स्रोत को नष्ट कर रहा है, भयंकर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है तथा उसे लगातार निगल रहा है। इतनी दुर्जय रक्त दुष्ट ख्यूई, क्या ये रक्त आत्मा गोलियों को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्री है? ऊपर खड़े होकर झोंग लिन ने 1000 मीटर दूर एक रक्त लाल गुफा भी देखी, जिसमें से यह रक्त दुष्ट ख्यूई बहकर बाहर आ रही थी। सहज रूप से आध्यात्मिक उत्पत्ति को अपनी आंखों में प्रवाहित करते हुए उसने तुरंत महसूस किया कि रक्त लाल गुफा एक प्राचीन आदिम जानवर की तरह थी जो अपना खूनी जबड़ा खोल रहा था। भय की भावना पैदा हुई। अचानक झोंग लिन का रंग पीला पड़ गया। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था, मानो फटने वाला हो, जबकि उसके अंदर का खून अनियंत्रित रूप से बाहर निकल रहा था। मत देखो। उद्धरण चिन्ह। आत्मा को पोषण देने वाली अंगूठी से फटकार की आवाज गूंजी। आतंक से भरी आंखों के साथ झोंग लिन तेजी से परिधि की ओर पीछे हट गया, जब तक कि वह रक्त दुष्ट ख्यूई के प्रभाव की सीमा से दूर नहीं हो गया। हफ हफ। झोंग लिन ने जोर से हौंकते हुए अपने उत्तेजित ख्यूई और रक्त को शांत करने के लिए लालज्वाला तकनीक का उपयोग किया। इतनी भयानक रक्त गुफा, गुरु, इसके अंदर वास्तव में क्या है? झोंग लिन ने भयभीत होकर पूछा। एक नजर पड़ते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने पूरे रक्त प्रवाह पर नियंत्रण खो चुका है, और अगर वह और देर तक रुका तो उसका दिल सचमुच फट सकता है और उसका शरीर नष्ट हो सकता है। मुझे नहीं पता। चेन जिया की आवाज भय से भरी थी। रक्त गुफा के चक्कर में मत पड़ो। ऊंचे लोकों में पहुंचने के बाद उसका अन्वेषण करो। बाईं घाटी में मानवीय गतिविधियों के निशान हैं, और जिस रक्त दानव संप्रदाय की तुम बात कर रहे हो वह वहां होना चाहिए। जब तुम उसे सुलझा लो तो जल्दी से चले जाओ। मैं यहाँ एक पल भी नहीं बिताना चाहता। इस समय झोंग लिन का मूड चेन जिया से मेल खाता था। वह रक्त दानव संप्रदाय से भी परेशान नहीं होना चाहता था और बस जल्दी से निकल जाना चाहता था। ये भयानक था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह एक बड़े पक्षी की तरह पास की बाईं घाटी की ओर दौड़ पड़ा। घाटी चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई थी। केवल एक लंबा और संकरा रास्ता था और ऊपर पर्वत चोटियों को धुंध ने घेरा हुआ था, अर्थात प्रवेश करने का केवल एक ही रास्ता था। क्या ही बढ़िया जगह है स्वर्ग। अगर पता भी चल जाए तो वे बाहर से आने वाले दुश्मनों से आसानी से बच सकते हैं। जब तक ये रास्ता खुला रहेगा एक आदमी इसे थामे रह सकता है, 10,000 मिलकर भी इसे तोड़ नहीं सकते। रक्त शव। झोंग लिन के लाल लपटे पंख हिल रहे थे, आकाश में उड़ रहे थे, आसपास की पहाड़ियों के ऊपर से उड़ रहे थे, पहाड़ों के ऊपर कोहरे को चीरते हुए आकाश से नीचे उतर रहे थे। गहरी, विशाल और गहन घाटी साल भर धूप न मिलने के कारण ठंड और अंधेरे से भरी हुई थी। वहां न तो कोई फूल थे और न ही पेड़, और आसपास की चट्टानें नम और ठंडी थीं, जिससे एक बहुत ही दमनकारी वातावरण बन गया था। झोंग लिन की नजरें दूसरी ओर घूम गईं। वह तुरंत अपने सामने का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ये है
झोंग लिन भी अपने सामने सब कुछ देखकर दंग रह गया। घाटी खाली नहीं थी, बल्कि वह हजारों प्राणियों से भरी हुई थी, इतनी भीड़ कि उसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा बताया जा सकता था। हालांकि ये सही नहीं है। सच कहें तो घाटी में रहने वाले जीवों को इंसान नहीं कहा जा सकता। वे केवल मानव आकार के थे, लेकिन उनके पूरे शरीर रक्त लाल थे, चमड़ी वाले राक्षसों की तरह, और आसपास खून की तेज दुर्गंध फैली हुई थी। उनकी आंखें निर्जीव थीं, क्रूरता और बुराई से भरी हुई थीं, तथा उनकी चमड़ीदार उपस्थिति के साथ मिलकर वे पिछले जीवन की फिल्मों, विशेष रूप से काल्पनिक प्रकार की फिल्मों के ज़ोंबी जैसे दिखते थे। भयानक, खूनी, घृणित। झोंग लिन का अचानक आना गर्म तेल में पानी की बूंद की तरह था जो अचानक फट गया। पहले शांत पड़े खून से लथपथ शव अचानक उन्मत्त हो गए और झोंग लिन की ओर लपके। ये किस प्रकार का राक्षस है? तलवार की उंगली का एक झटका और उसकी उंगलियों के बीच से एक अर्धचंद्राकार तलवार की चीख फूट पड़ी। उसके सामने पड़े दर्जनों रक्तपिंड तुरंत दो टुकड़ों में बंट गए, और उसकी तीव्र धात्विक गंध पूरी घाटी में फैल गई और नथुनों में भर गई। खून से लथपथ लाशें तुरंत नहीं मरी। बाकी बचे ऊपरी हिस्से अपनी बाहों का इस्तेमाल करते हुए झोंग लिन की ओर रेंगते हुए तेज गर्जना करते हुए आगे बढ़े। झोंग लिन ने इन रक्त शवों की दृढ़ता देखकर भौहें सिकोड़ लीं। वह ये भी महसूस कर सकता था कि इन रक्त शवों की हड्डियां मजबूत थीं और रक्तची भी एक मार्शल आर्टिस्ट जैसी ताकत थी। ये बिल्कुल बेतुका था। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि घाटी में हजारों रक्त लाशें थीं, और यदि प्रत्येक में एक मार्शल कलाकार की ताकत होती, तो वह जुबान गुई महाद्वीप पर किसी भी राष्ट्र को उलट सकता था। खून से लथपथ लाशों को अभी भी अपनी ओर रेंगते हुए देखकर झोंग लिन ने अपना पैर पटका, जिससे क्यूई की एक लहर उन पर टूट पड़ी, जिससे खून से लथपथ लाशें कीमा बन गईं, बिल्कुल मृत। यह क्या है? कीमे के ढेर में अंगूठे के आकार के एक लाल क्रिस्टल ने झोंग लिन का ध्यान खींचा। हवा में एक सहज पकड़ के साथ क्रिस्टल सीधे उसके हाथ में आ गया। झोंग लिन को इस क्रिस्टल के भीतर मौजूद अत्यंत सघन रक्त क्यूई का आभास हो गया। चेन जिया भी आत्मा पोषण रिंग से बाहर आ गई। उसने झोंग लिन के हाथ में लाल क्रिस्टल की ओर एक गहरी सांस ली और उसे एक ही बार में निगल लिया। क्या खजाना है! इतना शुद्ध क्यूई रक्त, जल्दी से कुछ और ले आओ, चेन जिया ने उत्साह से कहा। झोंग लिन ने जमीन से एक और लाल क्रिस्टल उठाया, जिससे उसकी आध्यात्मिक उत्पत्ति का संचार हुआ और उसने सीधे ही उसकी ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। क्रिम्सन क्रिस्टल में निहित ऊर्जा ज्यादा नहीं थी, लेकिन बेहद शुद्ध थी, जिसे आध्यात्मिक स्रोत आसानी से अवशोषित कर लेता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि झोंग लिन ने पाया कि यह शक्ति ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी पर भी काम करती है। अचानक झोंग लिन ने दूरी पर एक क्षणभंगुर आकृति देखी। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? वह एक विशाल पक्षी की तरह तेजी से रक्तरंजित शवों के सिरों के ऊपर से छलांग लगाता हुआ उस आकृति को पकड़ने के लिए दर्जनों मीटर की दूरी पार कर गया। संक्षारक रक्त पाम। इससे बचने का कोई रास्ता न देखकर उस आकृति ने एक हाथ से झोंग लिन की ओर प्रहार किया। हवा में एक लाल लाल खून का निशान उड़ गया और उसके पास पहुंचने से पहले ही एक दुर्गंध फैल गई। आसपास की चट्टानें क्यूई बल से टकराकर तप रही थीं और जंग खा रही थीं। हंफ। झोंग लिन ने ठंडी सांस ली, अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली हवा में उठाए और तलवार की क्यूई छोड़ दी। खून का निशान धक्के से चकनाचूर हो गया और लगातार आगे बढ़ता रहा, आकृति पर दबाव डालता रहा। चीख के साथ उस व्यक्ति ने बचने की कोशिश करने के बावजूद बिना किसी प्रतिरोध के अपना पूरा दाहिना हाथ तोड़ दिया। झोंग लिन नीचे उतरा और उसके सामने वाले व्यक्ति ने उस हथेली से एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट की शक्ति का प्रदर्शन किया था। दुर्भाग्य से उसका सामना झोंग लिन से था, जो अभी अभी लोकसिंग द्वीप से लौटा था और साधना के साथ आध्यात्मिक मूल क्षेत्र में पहुंच चुका था, जो एक पूर्ण क्षेत्र था जहां प्रतिरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी। हानजिन। झोंग लिन ने उस आकृति को पहचान लिया जिसका दाहिना हाथ उसने चकनाचूर कर दिया था, हालांकि उसका चेहरा थोड़ा बदल गया था। वह अभी भी स्पष्ट रूप से रक्तदानव संप्रदाय का हानजिन था, जिसका यिन दाओयान पीछा कर रहा था। यह एक संयोग ही था कि झोंग लिन का उससे कोई संबंध था। जब गुओ यानहुई की विद्रोही सेना ने ब्लैक माउंटेन काउंटी को घेर लिया और लगभग काउंटी में घुसपैठ कर ली, तो उस समय लोअर थर्ड ग्रेड के झोंग लिन ने विद्रोहियों का फायदा उठाकर डू परिवार की रक्त जमावट तकनीक पर कब्जा कर लिया और हानजिन विद्रोही रणनीतिकार के रूप में काम कर रहे थे। यिन दाओयान, गु योरोंग और मेई वेक्सुआन द्वारा सीधे हमला करके गुओ यानहुई और अन्य नेताओं को मार डालने के बावजूद पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड हानजिन बिना किसी निशान के गायब हो गया।
पता चला कि वह यहीं छिपा हुआ था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे उसे कभी ढूंढने में कामयाब नहीं हो सके। यह आप हैं, झोंग लिन, तलवार कड़ाही संप्रदाय के उपसंप्रदाय प्रमुख। हान जिन ने दर्द सहा, धीरे से खड़ा हुआ और झोंग लिन को घृणा से घूरा। अगर नजरें जानलेवा होती तो झोंग लिन के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते। आप मुझे जानते हैं? बेशक मैं तुम्हें जानता हूं। काश मैं तुम्हारे मालिक और तुम्हें धूल में मिला पाता ताकि मेरे दिल की नफरत कम हो जाए। अगर यिन दाओयान की अथक खोज न होती तो मैं एक आवारा कुत्ते की तरह न होता जो हर सुबह डरता रहता है। हान जिन की आवाज घृणा से भरी हुई थी। यिन दाओयान के पीछा ने उन्हें पहले की तरह देशों में प्रयोग करने से रोक दिया और उन्हें चूहे की तरह छिपने पर मजबूर कर दिया। यिन दाओयान का शिष्य होने के नाते झोंग लिन भी उसकी नाराजगी का निशाना बन गया। झोंग लिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह सचमुच मेरा सम्मान है। झोंग लिन की मुस्कान देखकर हान जिन की नफरत और भी बढ़ गई। उसने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम यहां तक पहुंच पाओगे। चूंकि तुम आ ही गए हो तो मेरे द्वारा तुम्हारे लिए तैयार किए गए उपहार का अनुभव कर सकते हो। मेरे लिए उसे मार डालो। हान जिन ने आकाश की ओर तेजी से चीख मारी मानो यह कोई आदेश हो, और घाटी में खून से लथपथ लाशें उन्माद में फूट पड़ी और झोंग लिन की ओर बढ़ने लगी। झोंग लिन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और ठंडे स्वर में कहा, ये चीजें आखिर क्या हैं? चीजें? नहीं नहीं नहीं, ये खजाने हैं। मैंने इन्हें काफी समय से तैयार किया है, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। मैं तुम्हें भी एक खूनी लाश में बदल दूंगा, उनकी कतार में शामिल हो जाऊंगा और मेरे लिए दुनिया जीत लूंगा, मार डालूंगा। जैसे ही उसने यह बात कही, हान जिन धीरे धीरे पीछे हट गया, झोंग लिन के आसन दुर्भाग्य का स्वाद लेने के इरादे से। खून से लथपथ लाशों को करीब आते देख झोंग लिन ने ठंडी सांस ली। लाल ज्वाला ड्रैगन, यिन यांग आत्मा। झोंग लिन के अंदर आध्यात्मिक उद्गम एक विशाल ज्वाला में अजगर के रूप में प्रकट हुआ, जो 10 झांग लंबा और एक व्यक्ति के पैर जितना मोटा था। उसके शल्क चमकीले थे, अजगर के सींग भयावह थे, अजगर की दहाड़ की लहरें छोड़ रहे थे, शून्य में तैर रहे थे। गर्जन। अग्नि दहनशील अजगर गर्जना करता हुआ आकाश की ओर बढ़ा, हवा में उड़ता और नाचता हुआ, जहां भी गुजरा वहां धधकती लपटों के निशान छोड़ता गया। नीचे पड़ी रक्त रंजित लाशें उसकी लपटों में राख में बदल गईं, बिना किसी प्रतिरोध के। घाटी को भरने वाले धुएं की तुलना पतंगों से की गई जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी ज्वाला के समान थे। ये झोंग लिन का रेड फ्लेम ड्रैगन का प्रयोग करने का पहला अवसर था, जिसके परिणाम बहुत अच्छे रहे। संपर्क टॉस। संपर्क टॉस।